ह्यूमन कैपिटेशन प्रोग्राम में रख के, हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख के हम एक कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराते हैं। हम कराते हैं तो हर जगह आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या एनिमल्स में आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट में प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये वर्ड यूज करेंगे अभी। तो ह्यूमन कंट्रोल कंडीशन के अंदर आप बेसिकली प्लांट और एनिमल को हाइब्रिडाइज करते हो या जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो, जैसे हम बायोटेक में पढ़ते हैं। बट बायोटेक वाला सेक्शन बायोटेक में दिया है, यहाँ हमें बेसिकली जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है वो डिस्कस करना है। म्यूटेशन करके हम प्लांट को इम्प्रूव करते हैं। और इम्प्रूवमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको जब जरूरत है तब इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि आपने एक बार जेनेटिकली मैनिपुलेट कर दिया, चाहे उसमें 5 ईयर्स हो, 7 ईयर्स लग जाए या 10 ईयर्स लग जाए, बट आफ्टर दैट जो भी करेक्टर है वो जेनेटिकली स्टेबल होना चाहिए, सो दैट इट कैन पास नेक्स्ट जनरेशन। अपने आप हर जनरेशन में वो पास ऑन होता रहे। अगर हर बार ब्रीडिंग करनी पड़ेगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मान लीजिए एक प्लांट वैरायटी को बनाने में 10 ईयर्स लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 ईयर्स लगते हैं, तो आपको हर 7 साल बाद एक वैरायटी मिल पाएगी। जबकि हम चाहते हैं कि 7 साल लगे या 10 लग जाए, एक ही बार बन जाए, उसके बाद हम उसे रेगुलरली यूज कर सकें। सो हमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करना है, मतलब प्लांट के जीनोम में चेंज करेंगे। किस काम के लिए? टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्लांट टाइप, जो हम प्लांट चाहते हैं वो बने। ये नहीं कि हमने कोई मेथड यूज किया ब्रीड करने का, इम्प्रूवमेंट का, और बन कुछ और गया, हम जो चाहते थे वो तो बना ही नहीं, तो ब्रीडिंग करना बेकार हो गया। तो सर हम सर आपने बताया डिजायर्ड 7 ईयर किस में लगेंगे? क्या चीज? सर जो आपने बताया 7 ईयर्स वो उसकी सर पूरी प्रोजनी आने में लगेंगे? हाँ, एक बार करने में, अभी आप पढ़ोगे जैसे एक बेसिक स्टेप्स ब्रीडिंग के क्या हैं, तो लगभग 7 साल लग जाते हैं अगर हम टिपिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो। ये मिनिमम एक तरीके से रिक्वायरमेंट हो गई कि इतना टाइम तो लगता है, क्योंकि प्लांट सीजन स्पेसिफिक है। अब विंटर की क्रॉप तो विंटर में ही लगेगी ना, और आपको अगर 3 साल मान लीजिए कोई काम करना है तो उसके लिए 3 ही साल चाहिए ना, 3 साल में 3 विंटर आएंगे, फिर आपको फिर तीन तो साल सर जो बाद हमने कुछ। चेंज किया है वो हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता वो चलेगा? तो आप चेक करके देखोगे, इसीलिए तो टाइम लगेगा। मान लीजिए मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन किया, इमेस्कुलेशन बैगिंग की, तो फिर क्या किया, इस सीजन में सीड कलेक्ट कर लिए, अगले साल जब उन सीड को लगाया तो देखा कि करेक्टर आए या नहीं आए, F1 में टॉल बन गया फॉर एग्जाम्पल, फिर सीड कलेक्ट कर लिए, फिर अगले साल देखा कि F2 में 3:1 में सेग्रीगेशन हुआ या नहीं हुआ, तो 3 साल लग गए ना। एक क्रॉस कराया, लगाया, सीड को कलेक्ट किया, फिर अगले साल लगाया, सीड को कलेक्ट किया, फिर उसके अगले साल लगाया, सीड को कलेक्ट किया, तो 3 साल तो यही हो गए। क्योंकि पी का प्लांट तो विंटर में ही लगेगा ना, पी का प्लांट अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा लगा लोगे आप, नेचर में ग्रो कर रहे हो, एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से देखोगे, तो फार्मर के लिए तो वो चीज सीजन एक बार आता है एक साल में, तो अकॉर्डिंगली उतना टाइम लगेगा। और जो मिनिमम है वो ये हो सकता है, इससे ज्यादा लग जाए, कुछ केसेस में इससे कम भी लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के अंदर या एक साल में, 2 साल के अंदर रिजल्ट दे देंगे। इतनी जल्दी कुछ नहीं आने वाला, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज ये थी कि हमें सर फेल जेनेटिक भी हो सकता मैनिपुलेट है? करना है। हाँ, सर वो फेल भी हो सकता है हमारा एक्सपेरिमेंट, ऐसे सात बिल्कुल साल फेल, बाद हमें पता चले कि कुछ हुआ ही नहीं? बिल्कुल फेल हो जाएगा। आपको गारंटी किसने दी है? फेल हो जाएगा, ऑफ कोर्स फेल हो जाता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं बना तो बेकार हो गया। तो सर ये जेनेटिक मैनिपुलेट करना टाइम है सो दैट। पीरियड हाँ, सर ये टाइम पीरियड लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगा ना? यूजुअली प्लांट में जब आप ब्रीडिंग करोगे तो मतलब जो हर्बेशियस प्लांट हैं, जो एनुअल्स हैं, बाइनियल्स हैं, वो भी आएगा। अगर आप पेरिनियल में कोई ब्रीडिंग करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट की लाइफ साइकिल के हिसाब से ही तो काम करोगे। अगर एक डॉग का ब्रीडिंग सीजन है तो आप उसको ब्रीडिंग सीजन में ही तो उसे ब्रीड करा सकते हो ना, ब्रीडिंग सीजन के अलावा कैसे ब्रीड करा लोगे? ऐसे प्लांट में एक फ्लावरिंग टाइम है, मान लीजिए मैंगो में ब्रीडिंग कर रहे हैं आप, अब मैंगो में फ्लावरिंग तो अप्रैल में ही आएगी ना, तभी तो आपको मई जून में मैंगोज मिलते हैं, उसके अलावा तो नहीं मिल सकते ना। अब उसके अलावा आपको अगर चाहिए तो अगले साल इंतजार करो, फिर अगले साल इंतजार करो, यही हो सकता है। और कैसे कर लोगे आप? पूरे एक बाग के ऊपर कोई क्लाइमेट कंट्रोल चैम्बर था ना बना सकते हो कि हम पूरा बाग एक प्लास्टिक के चैम्बर के अंदर, ग्रीन हाउस चैम्बर जिन्हें बोलते हैं, कि हम उसमें ब्रीडिंग करा लेंगे। उसमें नहीं कर सकते, उसमें आप छोटे प्लांट की कर सकते हैं, आप ट्री की नहीं कर सकते है ना, उसमें आप खेती नहीं कर सकते। फार्मिंग करना दो तरीके से होता है, टमाटर ग्रो करने हैं, आपने पॉट में भी ग्रो कर लिए, छोटे से खेत में लगा लिए,
पर अगर आपको आम अमरूद ग्रो करने हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा, या गेहूं चावल ग्रो करना है तो आपके छोटे से पॉली हाउस में नहीं होगा, है ना। उसके लिए आपको बड़े बड़े फार्म हाउस चाहिए, और उनको आप ग्रीन हाउस चैम्बर में ग्रो नहीं करा सकते। स्ट्रॉबेरी करानी थी, करा ली, है ना। ब्लूबेरीज करा ली आपने, या कैप्सिकम करा लिया, तो ये डिपेंड करता है ना कि हम कितना कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने तीसरी चीज तो बोली ही नहीं, अभी तो मैंने केवल दो बातें बोली। एक तो जेनेटिक मैनिपुलेशन, आपको जीन्स में चेंज करना है। उसका रीजन सिंपल है कि हम चाहते हैं कि जो भी करेक्टर है, जो चेंज है, वो हमेशा रहे, इसलिए हम उसके जीनोम में चेंज करेंगे। दूसरा, चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जो हमें चाहिए, डिजायर्ड प्लांट टाइप बनना चाहिए, जो हम चाहते हैं वो बनना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आएगी, कि हम जब कर रहे हैं तो ये पर्पसफुल होनी चाहिए। बिना किसी बात के कोई ब्रीडिंग नहीं करता, बिकॉज पैसा खर्च हो रहा है, लोगों का दिमाग खर्च हो रहा है, लोगों का टाइम खर्च हो रहा है। तो बिना किसी बात के कोई ब्रीडिंग नहीं करता। लाइक आज कोई अगर ये कहे कि सर मुझे मैंगो पे ब्रीडिंग करनी है, तो आपको कोई पैसा देगा ही नहीं। जो फंडिंग एजेंसी है वो आपको नहीं रखेंगी। क्यों नहीं रखेंगी? क्योंकि ऑलरेडी मैंगो की 1500 वैरायटी है, 1500 तरीके के तो आम आते हैं, वो तो खाए नहीं जाते, एक और नया बना के क्या करोगे। सेम विद द केस ऑफ राइस, कोई राइस में कहे कि ब्रीडिंग करनी है, तो 50,000 तरीके के राइस हमारे पास पेटेंटेड है, मतलब स्ट्रेन को रिकॉर्ड में रखा गया है। 50,000 स्ट्रेन्स हैं हमारे पास राइस के, एक और नया राइस बना के आप क्या करेंगे? तो आप ब्रीडिंग वहां करेंगे जहां पे आपको ब्रीडिंग करने के बाद उन सीड को मार्केट में बेचो तो बिक जाए। तो क्योंकि आप काम पैसे के लिए कर रहे हो, जो प्राइवेट फर्म्स है वो पैसे के लिए कर रही है, जो गवर्नमेंट करती है वो किसानों के लिए करती है। किसान कहीं ना कहीं सीड्स को खरीदते हैं, उसके बाद खेत में लगाते हैं, तो खरीदने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। अब जो बनाएगा वो इनपुट आउटपुट भी तो देखेगा। 10 रुपए का बनाया और अगर वो 15 का नहीं बिक रहा, तो फिर वो 10 रुपए का क्यों खर्च करेगा? 10 के बाद भी वो अगर 11 का बिक रहा है, तो 1 रुपए के लिए कोई ब्रीडिंग नहीं करता। एक सिंपल सी चीज है, पर्पसफुल होनी चाहिए, जेनेटिकली मैनिपुलेट करना है, डिजायर्ड प्लांट बनने चाहिए। डिजायर्ड प्लांट में डिजायर्ड करेक्टर सबका अलग होता है। एक कॉमन एग्जांपल से आप समझिए तो फ्रूट्स की वैरायटी या मार्केट प्राइस सबका अलग अलग है। एक एप्पल ऐसा भी है जो 60 रुपी kg आता है, एक एप्पल ऐसा है जो 100 रुपी kg आता है, और एक 200 रुपी kg भी आता है। तो इट मीन्स कि अब अलग अलग लोग खरीदने वाले हैं, वो अलग अलग पैसा दे सकते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके की वैरायटी बनाई गई। जैसे कहते हैं ना, डिमांड होगी तो कुछ नया आएगा। अगर मार्केट में 200 रुपए किलो वाला एप्पल बिक ही नहीं रहा, तो फिर आप इतनी महंगी वैरायटी बनाने के लिए क्यों मेहनत करेंगे? आप सस्ती वैरायटी बनाइए जो 40 रुपी kg के हिसाब से बिक सके। सेम विद द केस ऑफ एवरीथिंग, वीट के साथ है, राइस के साथ तो बहुत ज्यादा है। अब आप बासमती राइस अफोर्ड कर सकते हैं तभी तो बासमती राइस को लेंगे। लेकिन ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग नॉर्मल राइस ही खाते हैं या सारे लोग बासमती ही खाते हैं। सबका अलग अलग है। कुछ छोटे किसान होते हैं जिन्हें गेहूं अपने लिए लगाना होता है, वो अपनी लिवलीहुड के लिए वीट को ग्रो करते हैं। पंजाब हरियाणा में जाइए तो कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके फार्म हाउस हैं बड़े बड़े, वो वीट को इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट करना होता है, उन्हें बेस्ट क्वालिटी का वीट चाहिए, सो दैट वो उसको मन माफिक दाम में बेच सके। तो दोनों तरीके की ब्रीडिंग होती है, इसीलिए लिखा है डिजायर्ड। पूरे चैप्टर में ये डिजायर्ड वर्ड हर जगह आएगा। और डिजायर सबकी अलग अलग है। किसी को 40 रुपए के हिसाब से सेब चाहिए, किसी को 200 रुपए के हिसाब से चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको ब्रीडिंग करनी है ना। तो तीन चीजें आएंगी जो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। और इसी से एक क्वेश्चन भी आया कि प्लांट ब्रीडिंग में जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट, पर्पसफुल, बिना किसी बात की ब्रीडिंग नहीं होती। दूसरा, जेनेटिक मैनिपुलेशन, आपको जो भी चेंज करना है जीन्स में करना होगा। तीसरा, जो चेंज आप कर रहे हैं वो होना चाहिए, डिजायर्ड प्लांट टाइप बनने चाहिए। ये डेफिनेशन में 3 टर्म्स आएंगे। यही डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं इसे। प्लांट ब्रीडिंग है क्या? दिस इज पर्पसफुल, जेनेटिक मैनिपुलेशन, आप जीन्स में चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। ऑफ प्लांट स्पीशीज, किस काम के लिए है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्लांट टाइप्स। जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो एक डिजायर्ड वर्ड है, एक जेनेटिक मैनिपुलेशन है, और एक पर्पसफुल है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है।
अब ये डिजायर्ड प्लांट टाइप कौन कौन से होते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं कि मीन्स ट्रेट्स कैरेक्टर्स फॉर विच प्लांट ब्रीडिंग इज डन। जिन कैरेक्टर्स के लिए प्लांट ब्रीडिंग की जानी है वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला, इंडिया जैसे कंट्री के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि ईल्ड बढ़ जाए, क्वांटिटी। मतलब अगर आप एक फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ऐसे समझ लीजिए ये एक प्लॉट है, ये प्लॉट 1 हेक्टेयर का है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर वीट लगा हुआ है तो 1 हेक्टेयर के प्लॉट में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल कंडीशन में जो वीट होता है वो 100 केजी होता है, 1 क्विंटल। नॉर्मली बता रहा हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल है। अब सबसे पहला क्राइटेरिया होगा कि मैं ऐसा वीट लाना चाहता हूं जो इसी एरिया में मुझे 100 केजी की जगह 150 टू 250 केजी दे दे। मतलब जो ईल्ड है वो 1.5 गुनी से 2.5 गुनी हो जाए। ये सबसे कॉमन है, बिकॉज हम इंडिया जैसे कंट्री के लिए सबसे पहली चीज आती है पैसा। अच्छी क्वालिटी का गेहूं लोग बाद में लेते हैं, पहले वो देखते हैं कि सस्ता क्या मिल रहा है ना। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और फिर अगर है तो मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास तक है। अपर क्लास और हायर अपर क्लास को परसेंटेज वाइज निकालोगे तो 10% से भी बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब 90% लोगों को खाने के लिए जो गेहूं चाहिए वो क्वांटिटी के हिसाब से चाहिए, रादर देन क्वालिटी। किसी को क्वालिटी नहीं चाहिए। लेकिन जो क्वालिटी वाले हैं वो अलग हैं, उन्हें क्या है कि इसी प्लॉट से यही वीट है 100 केजी की जगह 80 केजी मिल जाए चलेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो हम हो सकता है 2 गुने या 3 गुने दाम में बेच दें इसे। ये अगर 10 रुपये केजी है तो हो सकता है ये 20 या 30 रुपये केजी हो जाए। तो कुछ लोग ब्रीडिंग ऐसी भी करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग इस तरीके से होगी, है ना। तो ये हो गई ईल्ड, ये आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, और ये हो गई क्वालिटी। अलग अलग ट्रेट है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना। आप ये सोचे कि सारे करेक्टर एक साथ ले आऊं, वो इतना दिमाग तो ऑलरेडी साइंटिस्ट लगा चुके हैं, सब एक साथ नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, मान लीजिए वीट में डिजीज होती है, आपने फंगी में पढ़ा होगा, रस्ट डिजीज है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सर ने पढ़ाया होगा 11th में। रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया, है ना, बैसिडियोमाइसिटीज की फंगी है, और वीट में कॉमन है। अब हम क्या करते हैं, रस्ट या फंगी को किल करने के लिए फंगी साइड का स्प्रे करते हैं। मान लीजिए आप यहां से इसी प्लॉट से वीट लेके आ रहे हैं 90 केजी, बट आप मार्केट में ये क्लेम करेंगे कि ये किसी भी केमिकल से फ्री है, जिसे आप बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और इस ऑर्गेनिक के नाम पे इसकी कीमत आप जो है वो 10 रुपये की जगह 50 रुपये केजी चार्ज करेंगे, और लोग आपको दे देंगे, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक देखेंगे कि ये दाल नॉर्मल 100 रुपये केजी है, और इसी का ऑर्गेनिक दाल देखेंगे तो 200 रुपये केजी होगा। ऑर्गेनिक में खास बात क्या है कि कोई भी केमिकल यूज नहीं किया होगा, इवन केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके लास्ट वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में सिलेबस में है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में दिया हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली बिना फंगीसाइड के, बिना बैक्टीरियासाइड के, बिना रोडेंटिसाइड्स के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के ग्रो करा रहे हैं। तो डिजीज के लिए रेजिस्टेंस आपका डिजायर्ड कैरेक्टर हो सकता है। यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही, यहाँ मैटर मुझे ये कर रहा है कि मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो इसको ये कह के बेचूंगा कि ये बिना किसी फंगीसाइड के है। तो मैंने इसलिए रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी लगाई जिसमें रस्ट का इन्फेक्शन होता ही नहीं है, और उस बेसिस पे मैंने इसको चार्ज कर लिया। ये हो सकता है। ऐसे ही प्लांट को इंसेक्ट और पेस्ट डैमेज करते हैं, तो आप इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, वो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी केमिकल को यूज नहीं करना चाहता अपनी क्रॉप पे, क्योंकि मार्केट में ये क्लेम करना है कि ऑर्गेनिक है। तो आप इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट ब्रीडिंग करेंगे, ये भी डिजायर्ड हो सकता है। ऐसे पांचवा तरीका क्या है कि मान लीजिए ये प्लॉट बुंदेलखंड के एरिया में है, झांसी के आसपास है, एमपी की बेल्ट में है। तो झांसी का जो एरिया है वो ड्रॉट पोन एरिया है, सूखा पड़ता है वहां पे, बारिश बहुत कम होती है बुंदेलखंड में। अब वहां क्या करना है, वहां पे मुझे गेहूं ग्रो कराना है, बट ये ध्यान में रखे कि अगर बरसात नहीं हुई, इरिगेशन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, तो पौधा सूख ना जाए, ये ड्रॉट को टॉलरेट कर सके। या बिहार की बेल्ट है, वहाँ फ्लड प्रोन्स एरिया है, वहाँ बाढ़ हर साल आती है, असम में हर साल बाढ़ आती है, आप कुछ भी कर लीजिए आएगी आएगी। तो पूरी क्रॉप डैमेज ना हो जाए, जो लोग सेफ हैं, वाटर लॉगिंग अगर हो गई है, पानी खेत में भर गया तो पौधा गल ना जाए, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, फ्लड रेजिस्टेंट है ना,
या कहीं पे एसिडिक है सॉइल, कहीं पे अल्कलाइन सॉइल है, तो एसिडिटी और बेसिडिटी का रेजिस्टेंस है। कहीं पे हाई टेम्परेचर है, लाइक आप जैसलमेर की साइड में जाइए तो वहाँ टेम्परेचर ही बहुत रहता है, तो उसके बाद भी प्लांट वहाँ पे ग्रो कर जाए, तो टेम्परेचर के लिए टॉलरेंस है। तो इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होते हैं उनके लिए भी टॉलरेंस हो सकती है। हर पर्सन के डिजायर्ड कैरेक्टर्स अलग हैं, बिकॉज अर्थ में सारी पॉसिबिलिटी है। अर्थ में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के लोग और कंट्री और स्टेट डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको ब्रीडिंग चेंज करनी होगी, आप इन्वायरमेंट को नहीं चेंज कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बाढ़ ना आए, बस आप ये कर सकते हैं कि बाढ़ आने के बाद अगर खेत में पानी भर जाए तो जब तक पानी निकल नहीं रहा तब तक पौधा उस पानी को टॉलरेट कर सके, इसको तो हम सोच सकते हैं, बट बाढ़ ना आए ये नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंगली जिन ट्रेड्स के लिए आपको ब्रीडिंग करनी है, यही 5 हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला आएगा इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। यील्ड क्वालिटेटिव है, सॉरी क्वांटिटेटिव, QUAN। सर क्वांटिटेटिव करेक्टर मतलब क्वांटिटी के हिसाब से देखना है। बोलो। सर अगर इंडिया में आपने कहा कि ज्यादातर लोग क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर सर क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो क्वालिटी बिगड़ेगी, तो सर बात तो उतनी रहेगी, फिर सस्ता बेचेगा उनका। तो नहीं देखते आप कभी मार्केट जाते हैं नहीं जाते हैं? मार्केट क्या जाते सर? हैं? मार्केट जाते हैं? यस सर। तो वहां पे आप कभी नोटिस करिए, आपको पता होता है कि 40 रुपए किलो सेब जो मिल रहे हैं या 30 रुपी दर्जन जो केले मिल रहे हैं वो गले हुए हैं, बट फिर भी वहां पे लोग खरीदते हैं ना, बिकॉज दे कांट अफोर्ड 60 रुपी डजन ऑफ बनाना। ये सबको पता है कि इसमें कुछ कमी आएगी आएगी। अगर मैं सेंचुरी की जगह किसी और शीट पे लिखूंगा तो मुझे पता है कि वो थोड़ा येलो कलर का शीट होगा, सस्ता मिल जाएगा बट येलो कलर का होगा, तो मुझे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इस वाले पेज को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास पैसा है तो आप अफोर्ड कर ही लोगे, तो आप गुड क्वालिटी पे जाओगे। और जब अगर पैसा नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वाली चीजें मार्केट में बिक रही हैं, तो बिकने का तो सीधा फंडा मनी से ही आता है ना। तो अगर आप मनी है तब तो आप गुड क्वालिटी पे जाओगे ही जाओगे। अगर आप टीवी में ऐड देखते होगे, अभी आपके सिलेबस में भी है, शरबती सोनारा वीट की वैरायटी है, और आशीर्वाद सिलेक्ट का ऐड आता है। वो कहते हैं कि MP के चुनिंदा गेहूं चुन के जो है वो शरबती वैरायटी से जो है वो आटा बना। उस आटे की कीमत 50 रुपी kg है। अब आप सोचिए कि रिक्शे वाला या नॉर्मल क्लास क्या 50 रुपी kg वीट का आटा खरीदती है? आप अगर आशीर्वाद का नॉर्मल पैकेट लाते होगे तो वो भी 20 to 30 रुपी kg है, चक्की से लाओगे तो 20 रुपी kg है। अगर आपको शरबती आटा चाहिए तो 45 से 50 रुपए या इससे भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब क्यों आपको वो आटा चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी अच्छी है, वो जब अभी आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या खास बात है। अब आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए वो तो आप पैसे से डिसाइड करोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये हम ये नहीं कह रहे कि ये सस्ती है तो ये गली हुई है सड़ी हुई है। ये सस्ती इसलिए है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि बनाना गले हुए हैं तो बनाना सड़ गए इसलिए 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, बट वो बनाने पतले पतले हैं तो उन छिलका ज्यादा निकल जाएगा, तो जो एडिबल पोर्शन है वो कम हो गया। बनाने मोटे होंगे या उनकी लेंथ अच्छी होगी, उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी, तो वो ज्यादा दिन तक चलेंगे, तो उसके लिए पैसे बढ़ाए जाते हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्वालिटी अलग है, क्वांटिटी अलग है, मार्केट दोनों की है। बट सबसे ज्यादा चीज इंडिया जैसे एग्रीकल्चर कंट्री के लिए जो मैटर करती है वो क्वांटिटेटिव करेक्टर है ना। क्वालिटी को आप इंप्रूव बना सकते हैं, ये सेकंड हो गया। क्वालिटी को इंप्रूव बनाए या इसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट ऐड कर दें, वो भी इसी में आएगा। आप रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं टू डिजीजेस। आप रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट, या रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है टू वेरियस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। और ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या है, लाइक फ्लड्स, ड्रॉट, वाटर लॉगिंग, एसिडिटी, बेसिसिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, या हाई टेम्परेचर एटसेट्रा।
इन सब के लिए ब्रीडिंग सर इनमें से आपको शुरू वाली 4 पढ़नी है, लास्ट वाली आपके सिलेबस में नहीं है। बोलो। सर ये रेजिस्टेंस वाले पॉइंट सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं आएंगे? आते हैं, बट हमें अलग अलग पढ़ने, आपकी बुक में हेडिंग अलग अलग दे रखी है। सर ऑर्गेनिक मतलब फार्मिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक में कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और फार्मिंग, पेस्टिसाइड तो डालने हैं। ऑर्गेनिक फिर आप ऐसी वैरायटी बनाओगे ना जिनमें डिजीज ना लगे, ऐसी वैरायटी बनाएंगे जिनमें इंसेक्ट या पेस्ट अटैक कर ही ना सके। और वैरायटी बनाएंगे तो वैरायटी बनाने की कॉस्ट होगी, वो नॉर्मल से महंगी बिकेगी। जब महंगी आप खरीदेंगे तो ग्रो करने के बाद उस प्रोडक्ट को और महंगा बेचेंगे, तो अपने आप डिफरेंस आ गया रेट का। इस तरीके से। मतलब सर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी कि उस पे इंसेक्ट्स अटैक ना कर सकें। हाँ, उसकी वैरायटी, उस वैरायटी में हम करेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे उसके जीन्स में कि वो रेजिस्टेंस को शो करे, तो पेस्ट अगर आएगा भी तो उस वैरायटी पे अटैक नहीं कर पाएगा। सो इनमें से 4 हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आपकी बुक में दिया है बस एक जगह पे, लेकिन इसकी डिटेल नहीं पढ़नी। इन सबके तो एग्जाम्पल्स और ये सब कैसे करते हैं वो भी आपको देखना है। प्लांट ब्रीडिंग को अगर आप पूरा स्टडी करें, ह्यूमन में जो सिविलाइजेशन है वो लगभग 15 से 20 हजार साल पुराना अगर है, हम वहां से स्टार्ट करें तो उस टाइम के एग्रीकल्चर से लेके और अभी का जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर कहलाता है। तो तब से लेके अब तक हमने प्लांट को इम्प्रूव किया। पहले जैसे होमोसैपियंस बना होगा 50,000 ईयर्स एगो, जो एवोल्यूशन में आपने पढ़ा। फिर ह्यूमन ने टूल्स बनाना डेवलप किया, फिर उसके बाद उसने कॉलोनाइज किया अपने आप को, सिविलाइजेशन जैसे सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। फिर उसने प्लांट जो जंगल में होते थे, वाइल्ड में जो ग्रो करते थे, उन्हें कल्टीवेट करना शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो प्लांट में कल्टीवेशन वर्ड आता है, एनिमल्स में आप डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो जब वो कल्टीवेशन में आया तो वो एग्रीकल्चर बन गया, क्योंकि आप जब कल्टीवेट करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको पानी देंगे, खाद देंगे, कब लगाना है, कब हार्वेस्ट करना है, सब चीजें हम डिसाइड करेंगे। ग्रो नेचर में कर रहा है बट अंडर कल्टीवेशन, अंडर ह्यूमन कंट्रोल कंडीशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो तब से लेके अब तक प्लांट ब्रीडिंग में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या हैं, इसके बेस पे फर्स्ट वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत तरीका। सबसे पुराना जो तरीका था, पुराने जमाने में जो प्लांट ब्रीडिंग थी आज से हजारों साल पहले, वो कैसी थी? दिस इज प्योरली कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। आपने वाइल्ड से किसी पौधे को उखाड़ के, खेत साफ करके, जमीन साफ करके ग्रो किया, उसमें पानी दिया, उसमें न्यूट्रिशन दिया, और फिर उससे आपको ऑब्वियस है कि जब आप बेटर न्यूट्रिएंट दोगे तो प्लांट की ग्रोथ भी बेटर होगी। तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में ये वर्ड दिया हुआ है। बेसिकली प्लांट में जो आप यूज करते हैं कल्टीवेशन होता है, डोमेस्टिकेशन और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। और इससे क्या होगा, इसी से हमारी बहुत सारी फूड क्रॉप्स बनी जो हम स्टेपल डाइट में जो यूज करते हैं, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब है। कुछ जंगली भी हैं, पर जो कल्टीवेटेड हैं आजकल जो फूड में यूज करते हैं वो इस वजह से आई है। इस दिस रिजल्टेड इन आवर मेजर फूड क्रॉप। फिर एक तरीका आया कि हमने डोमेस्टिकेट करने के बाद करेक्टर्स को कंबाइन करना शुरू किया। जब हमने करेक्टर्स को कंबाइन करना शुरू किया तो बन गया क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, पुराना तरीका। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग वाज बेस्ड ऑन, इन मेथड्स को अभी आप पढ़ेंगे तो बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों मेथड क्या है वो अभी हम बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी आप लिख लीजिए, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर प्लांट ब्रीडिंग इन मेथड्स से की जाएगी तो उसको क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। देन इसके बाद आएगा सबसे लेटेस्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस। मॉडर्न में क्या क्या आएंगे? सर थोड़ा पीछे कर दीजिए। एक मिनट बेटे। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो आती है उनमें आता है बेस्ड ऑन म्यूटेशन। म्यूटेशन ऑलरेडी आप
जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड पॉलीपोलाइडी, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन एंड पॉलीपोलाइडी, इसी में आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बट वो आपकी बुक में बायोटेक में दिया है। जीएमओ क्रॉप्स जैसे आप पढ़ते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बट वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ भी जेनेटिकली मॉडिफाई है, बट इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में नहीं, इसको हम एग्रीकल्चर या प्लांट ब्रीडिंग में लिखते हैं। तो बेसिकली हमें 4 मेथड्स पढ़ने हैं: सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी। दीज आर द 4 मेथड्स जो प्लांट ब्रीडिंग में यूज किए गए टाइम टू टाइम। ठीक है, एक साथ भी यूज कर सकते हैं आप चारों को, 3 को यूज कर लीजिए, 2 को कर लीजिए, 1 को कर लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। मतलब प्लांट ब्रीडर की चॉइस है कि वो अपना कितना टाइम और एफर्ट दे सकता है एक नई वैरायटी को डेवलप करने में। हम आगे अलग अलग देखेंगे इस चीज। सर हाँ सर म्यूटेशन से कोई क्वालिटी अच्छी करना, और क्या कहते हैं बायोटेक से, वो तो समझ नहीं आता सर। पॉलीप्लॉइड से समझ नहीं आता, पॉलीप्लॉइड से कैसे सही होगी कोई वैरायटी? पॉलीपोलाइड में आपने क्या पढ़ा था? मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम। तो जब यस मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम आएंगे तो भी तो अलग अलग तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा ना। एक सेट से जो करेक्टर्स आएंगे, अगर 2 सेट हो गए तो दुगने करेक्टर भी हो सकते हैं, 3 सेट हो गए तो 3 गुने करेक्टर भी हो सकते हैं। 3 गुने करेक्टर का मतलब है एक एक प्लांट पे 10 फ्रूट्स आते हैं तो 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। प्लांट तो उतनी जगह घेरेगा। मतलब तो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होने लगेगा, प्रोटीन ज्यादा बनने लगेगा। कुछ भी हो सकता है, वो डिजायर्ड है। आप किसी एक प्लांट के लिए एक नाम ले सकते हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप ये लिख सकते हैं या एनसीईआरटी में ये पढ़ सकते हैं कि 50% से ज्यादा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आप मार्केट में यूज करते हैं आजकल इंडिया में, वो सारी पॉलीपोलाइड है। बनाना पॉलीपोलाइड है, ग्रेप पॉलीपोलाइड है। आपको पता थोड़ा चलता है, आपको ये थोड़ा बताया जा रहा है कि बनाना को बनाया कैसे गया। लेकिन बनाना, वीट, राइस, मेज, है ना, 50, एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि 50% से ज्यादा मार्केट में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप यूज करते हो, टोमेटो हो गया, शुगर बीट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, सब पॉलीपोलाइड है। सबको हमने ब्रीडिंग से अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बनाया, और इट्स स्टिल गोइंग ऑन। आज भी ब्रीडिंग की जाती है, बट ब्रीडिंग टेक्स टाइम। अभी आप देखोगे ब्रीडिंग में टाइम लगता है। सर इससे न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट नहीं बढ़ेगा प्लांट के अंदर? तो क्या फर्क पड़ेगा? प्लांट कोई बता रहा है कि आप हमारे साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हैं? हम जब अपनी चीज सोचते हैं, आप मच्छर को क्यों मारते हो जब आपको इतनी परेशानी है कि वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। उसे भी तो, अगर मान लीजिए कोई ब्लड सकिंग एनिमल है तो ऑब्वियस है कि वो ब्लड को ही सक करेगा ना। बट क्योंकि हमें इंटेलिजेंस दे दी, हमने अपने आप को नेचर में सुप्रीम मान लिया, तो हमें लगता है कि ब्लड सकिंग एनिमल से बचने के लिए हमें जो है वो ये यूज करना है। लेकिन अगर आप नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। इट्स अ काइंड ऑफ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। अगर ब्लड सकिंग कोई मॉस्किटो है तो ब्लड को ही सक करेगा ना, वो किसी और चीज पे फीड थोड़ा ना कर लेगा जस्ट बिकॉज कि आप उसे अलाउ नहीं कर रहे। वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। आपने बचने के तरीके ढूंढ लिए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज कर लिए, और वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है कि उस रेपेलेंट्स के लिए भी प्रोन हो जाए। आज से 20-25 साल पहले था कि गुड नाइट की कॉइल जला दो तो मच्छर भाग जाएंगे, आज तो कहीं नहीं भागते। आप कुछ भी जला लीजिए, बिकॉज उनमें भी तो रेजिस्टेंस आएगा ना। वो सर्वाइव कैसे करेंगे? नेचर के लिए तो वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, आप भी इवॉल्व हुए तो वो भी तो इवॉल्व होंगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप प्लांट के जीनोम को चेंज करोगे तो इट्स अगेंस्ट नेचर। बट हम चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी डे बाई डे फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, एरिया कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब लोग तो खाने की डिमांड करेंगे ना, कैसे पूरी करोगे? सरकार कैसे पूरी करेगी? तो कहीं ना कहीं तो वो प्लांट और एनिमल्स को, क्योंकि प्लांट और एनिमल को हम चेंज करते हैं तो उसमें ये चीज नहीं आती कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। सबको पता है कि ये तो हमारे लिए ही हो रहा है, तो कोई अपोज क्यों करेगा? ये चीज है। एनिमल्स के लिए तो फिर भी कुछ किसी हद तक अपोजिशन है, प्लांट्स में तो कहीं कुछ है ही नहीं। अब हमें पढ़ना है कि एक टिपिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कैसे होता है। मतलब हम एक प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू अगर वैरायटी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। एक जर्नल हम लेआउट पढ़ेंगे, उसके बाद जो आपने 4 पढ़े डिजायर ट्रेट्स, उनके लिए ब्रीडिंग के एग्जाम्पल्स आपकी बुक में अलग से दिए हैं, उनको देखेंगे। नेक्स्ट आएगा हेडिंग आपका स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए टिपिकल। टिपिकल मतलब एक जर्नलाइज्ड पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। अगर आप एक प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम लेते हैं
जीरो से लेके और एक वैरायटी के रिलीज होने तक मार्केट में, उस सबको स्टडी करते हैं तो कितना साल लगता है और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे ये। अब यहाँ पे आप सिंपल थोड़ा सा मेंडल का याद करिए। तो आपने क्या क्या पढ़ा था? मेंडल ने दो वैरायटी ली, मान लीजिए प्लांट की, पी प्लांट की वैरायटी ली थी। पी प्लांट छोटा था, आपने पढ़े थे कि पी प्लांट को क्यों चूज किया, उसके रीजन भी लिखाए थे। तो 2 से 3 हफ्तों में या 2 से 3 महीने या 4 महीने में क्रॉप पूरी हो जाएगी। बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, लाइक टॉल एंड डॉर्फ लिया। और पी का प्लांट नेचर में सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, बिकॉज उसका फ्लावर क्लिस्टोगैमस होता है, कभी ओपन ही नहीं होता, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है। तो टॉल का मतलब हुआ 100% टॉल, एंड डॉर्फ का मतलब हुआ 100% डॉर्फ। प्योर टॉल प्योर डॉर्फ को क्रॉस कराया और आगे मूव कर गए। ये हुआ मेंडल के हिसाब से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपने लिखा सिलेक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कर रहे हैं तो वर्ड आ जाएगा आर्टिफिशियल। तो अब मेंडल ने बेसिकली क्या किया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया बिटवीन टू वैरायटी टॉल एंड डॉर्फ ऑफ द सेम प्लांट स्पीशीज पाइजम सेटाइलम। एक ही स्पीशीज की दो वैरायटी है, तो स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में नेचर में इंटरब्रीडिंग अलाउ होती है। तो इसलिए जो F1 हाइब्रिड बना, वो आपने लिखा था कि F1 हाइब्रिड फर्टाइल होते हैं। F1 से F1 की सेल्फिंग करा दी तो नेक्स्ट जनरेशन आ गई। ये तो पी प्लांट के साथ थी, तो इसलिए ये सारी चीजें आसान हो गई। अब यहाँ तो कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लांट है नहीं आपके पास, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन के भी प्लांट होंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन के भी प्लांट होंगे। अगर सेल्फ पॉलिनेशन में मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो इजी है, जो आपने मेंडल का पढ़ा वही तरीका होगा कि दो वैरायटी को लेके क्रॉस कराया, F1 आए, फर्टाइल है तो ठीक, स्टेराइल है तो क्रोमोसोम डबलिंग कर दी और हमने प्लांट बना लिए। लेकिन अगर दो अलग अलग हैं और क्रॉस पॉलिनेटेड है, तब क्या करोगे? क्योंकि मेंडल के हिसाब से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जब तक पेरेंट 100% प्योर नहीं होगा, तब तक आप ये स्टडी नहीं कर पाओगे कि कैरेक्टर कितने परसेंट आगे F1 और F2 में गया। अगर 100% टॉल और 100% डॉट था, तभी तो आपने कहा कि जाइगोट में हाइब्रिड टॉल आया, 50% ऑफ द एलील दैट इज कैपिटल टी एंड 50% ऑफ द अदर एलील स्मॉल टी। और फिर अगर ऐसा है तो आगे क्या जाएगा, वो भी हमने प्रोबेबिलिटी रूल या बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर लिया। तो इट मींस कि अगर प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो हमारे लिए और 2 स्टेप बढ़ गए। क्रॉस पॉलिनेशन का अगर कोई प्लांट आप लेते हैं तो उसको पहले हमें सेल्फ पॉलिनेशन में लाना होगा। हम कोशिश करेंगे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन में आ जाए, वो करेक्टर जो हम सोच रहे हैं वो जेनेटिकली प्योर हो जाए, तो हमारे लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा। सेल्फ वाला है तो कोई इशू नहीं है, क्रॉस वाला है तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस को सेल्फ में लाना पड़ेगा, ये काम आपके लिए बढ़ जाएगा। जैसे अगर दो प्लांट थे, ये एक है पेरेंट P1 और ये P2, तो इनको आप क्रॉस करा के आगे जा रहे हो, है ना, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे P1 और P2 जो मेंडल ने यूज किए, दे आर ऑलरेडी 100% प्योर। अगर ये खुद ही 100% प्योर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको जो P प्राइम स्टार होगा और ये P2 स्टार होगा, इसकी आपको सेल्फिंग करनी पड़ेगी, बार बार रिपीटेड सेल्फिंग। जब आप सेल्फिंग करोगे तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आएगा नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो करेक्टर धीरे धीरे जेनेटिकली प्योर हो जाएगा। ऐसा 5 से 7 साल बाद आपको ये सिचुएशंस मिल जाएंगी। तो अगर प्लांट क्रॉस पॉलिनेटेड है तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा, मतलब पेरेंट बनाने पड़ेंगे। पी के साथ दिक्कत नहीं है, पी नेचर में ही सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो इसलिए बने बनाए पेरेंट मिल गए, तो एक काम ये बढ़ जाएगा। और इससे भी पहले कि ये जो पेरेंट आप चूज कर रहे हो, ये लाओगे कहाँ से? पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारी जगह प्लांट ग्रो करते हैं, आप कहाँ से लेके आएंगे? तो लाना हमें वहां से होता है जहां से इस प्लांट का एक्चुअली ओरिजिन होता है। जैसे आपने ह्यूमन का ओरिजिन पढ़ा कि अफ्रीका है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में कभी पढ़ा हो या सोशल साइंस में पढ़ा हो लोअर क्लास में, तो लाइक रबर का ओरिजिन है तो आप ब्राजील मानते हैं, शुगर केन का ओरिजिन है तो इंडिया है, पोटैटो का ओरिजिन है तो इंडिया है, नीम का ओरिजिन है तो इंडिया है, वीट का ओरिजिन है तो मैक्सिको का है ना। तो हर एक प्लांट का एक ओरिजिन है। एग्रीकल्चर में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन, कि कोई भी प्लांट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो जब हम किसी ब्रीडिंग में कोई प्लांट को लेके स्टार्ट करते हैं, तो हमें जहां से स्टार्ट करना है वो सीड या वो प्लांट पार्ट कहाँ से लाना होगा? जहां वो एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ, पूरे अर्थ में जहां पे वो ओरिजिनेट हुआ। और कौन सा प्लांट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है।
अब जैसे इंडिया में किसी को वीट पे काम करना है तो वीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर मैक्सिको है तो मैक्सिको से सीड मंगाना होगा, ये नहीं कि मार्केट से खरीदा और शुरू कर दिया, क्योंकि जो आप मार्केट से खरीद रहे हैं वो खुद ही हाइब्रिड है। और अगर पेरेंट ही हाइब्रिड होगा तो आगे कैसे प्रिडिक्ट करोगे, आगे तो कैलकुलेशन करनी ना आपको। तो इट मीन्स कि आपको ये 100% प्योर चाहिए, तो ये 100% प्योर तब मिलेगा जब इसको एक्चुअली नेचर के हिसाब से लेके आओगे। और नेचर के हिसाब से वीट कहाँ ग्रो करा, मैक्सिको में, तो आपको मैक्सिको से मंगाना पड़ेगा। ऐसे अगर किसी को मान लीजिए पोटैटो पे काम करना है, शुगर केन पे काम करना है ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, तो वो शायद इंडिया से मंगाएगा। लेकिन अगर आपको शुगर केन पे काम करना है इंडिया में रह के तो कोई दिक्कत नहीं है, कोयम्बटूर में शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर है, उसके पास आपको शुगर केन का जर्म प्लाज्म मिल जाएगा, आप लाके दिल्ली में ब्रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, सहारनपुर में शुगर केन का ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर है, वहां से ले लीजिए। तो बनाए गए हैं ऐसे, तो 2 स्टेप ऐड हो गए। और बाकी फिर जो आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे वो तो है ही, यहाँ पे जो हाइब्रिड आएगा उसको चेक करोगे कि दोनों के करेक्टर इसमें आए या नहीं आए, और बाद में इसको आप कमर्शियलाइज करोगे। तो ये 5 स्टेप में ब्रीडिंग पूरी होती है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है ना, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी किसी भी ब्रीडिंग का रूट कहलाता है ना, रूट का मतलब जहां से ब्रीडिंग को स्टार्ट किया जाएगा वो ये है। दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग, बार बार आप प्लांट ना लिखें या अंडरस्टूड है, एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, सबसे बेसिक स्टेप यही है। ठीक है, हम क्यों इसे यूज कर रहे हैं, बिकॉज नेचर में जो जेनेटिक वेरिएशन है हमें उन्हें यूज करना है। यूज करने का मतलब उन्हें एक्सप्लॉइट करना है। नेचर ने वेरिएशन दिया होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया मॉस्किटो और ह्यूमन। अगर ह्यूमन वाइल्ड में होता, जैसे कभी हजारों साल पहले होमोसेपियंस बना होगा, तो मॉस्किटो और ह्यूमन के बीच में मान लीजिए लड़ाई हो रही है, तो मॉस्किटो को ह्यूमन का ब्लड चाहिए और ह्यूमन मॉस्किटो को किल करना चाहता है, तो दोनों को अपनी अपनी समझ से चेंजेस अपनी बॉडी में लाने होंगे सो दैट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर सके या ना कर सके। अब ये डिपेंड करेगा। ऐसे मान लीजिए आप इसको प्लांट के नजरिए से सोचिए कि एक वीट का प्लांट वाइल्ड में ग्रो कर रहा है, जंगल में कहीं ग्रो कर रहा है, खेत वाला छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अभी हम रूट पे जा रहे हैं। तो आप वाइल्ड में कोई भी वीट का प्लांट ग्रो कर रहा है, और वाइल्ड में ही पक्सीनिया फंगस भी होगा जो वीट पे रस्ट की डिजीज कॉज करता है। इन्वायरमेंट दोनों के लिए है। तो अगर नेचर के हिसाब से ये दोनों ऑर्गेनिज्म है, तो नेचर पक्सीनिया को भी अलाउ कर रखा है कि तुम वीट को चूज करो और वीट पे डिजीज कॉज कर सको। दूसरी तरफ उसने वीट को भी फ्री कर रखा है कि तुम पक्सीनिया के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर सको। अब दोनों में से कौन जीतेगा वो तुम दोनों देख लो। जो जीत जाएगा अकॉर्डिंगली, अगर वीट रेजिस्टेंस को शो कर रहा है तो वो बन जाएगी पक्सीनिया या रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, और अगर पक्सीनिया वीट पे डोमिनेट कर रहा है तो वो बन जाएगा रस्ट ससेप्टेबल वैरायटी, कि वो रस्ट होने के चांसेस उसमें ज्यादा है और इसमें रस्ट होने के चांसेस कम है। तो जो रस्ट रेजिस्टेंट है हमें वो चाहिए, और फिर हम उस प्लांट को लाके जिसमें करेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके साथ क्रॉस कराएंगे और देखेंगे कि जो वाइल्ड वाला करेक्टर है वो हमारे कल्टीवेटेड प्लांट में आया या नहीं आया। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बेकार। ये तो हिट एंड ट्रायल है, आपको करके देखना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपका डिजायरेबल करेक्टर है वो आएगा भी या नहीं आएगा। तो इसलिए जो नेचर में प्री एग्जिस्टिंग है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशन, प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएशन, इनको यूज करेंगे कहां से, फ्रॉम वाइल्ड, मतलब जो नेचर में ग्रो करते हैं। जैसे आपको याद हो तो ड्रोसोफिला के लिए आपने लिखा था वाइल्ड टाइप और एक लिखा था म्यूटेंट, तो वाइल्ड से लिखे, फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स या कल्टीवर। ऐसा भी हो सकता है कि जो वाइल्ड है वो खत्म हो गया, जो एक्चुअल वीट का प्लांट था हजारों साल पहले जो बना था, पहली बार जो इवोल्यूशन से वीट बना वो खत्म हो गया। तो अब हमें कहां से मिलेगा, तो उसके नियर बाई जो प्लांट हो जो आज सर्वाइव करता हो उसको ढूंढ के लाइए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव या कल्टीवर। ये आपको लेके है ऑफ द क्रॉप, जिस भी क्रॉप का आप ले रहे हैं।
वीट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आप वीट का ही पढ़ेंगे, इसीलिए आप मान लीजिए कि आपको वीट का ही एग्जाम्पल लेके समझाना है कि ब्रीडिंग कैसे कर रहे हैं। हम इसका करेंगे क्या, हम ये ले आए, लाने के बाद आप इस नेचुरल जो करेक्टर है इसको यूज करोगे और फिर आप इसको इवेल्युएट करोगे कि वो करेक्टर आया या नहीं आया। तो आप बुक में देखोगे तो लिखा है कि फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, हद से ज्यादा यूज करते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। सो फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीन्स जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अवेलेबल। हाँ जो सर वाइल्ड रिलेटिव से लेने की बात है सर, वो है ही क्यों? उसमें तो सर यील्ड उससे इंफीरियर ही होगी ना, जो नॉर्मली हम आज देखते हैं। तो ईल्ड ही थोड़ा हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारा क्राइटेरिया ईल्ड है ही नहीं, तब क्या मेरा क्राइटेरिया डिजीज रेजिस्टेंस है, तो क्या करोगे, है ना। मान लीजिए अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, प्लाज्मोडियम का आपने एग्जांपल पढ़ा, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। आप बिना मेडिसिन के प्लाज्मोडियम से लड़के दिखाइए, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई आपको मॉस्किटो रेपेलेंट यूज नहीं करना, और प्लाज्मोडियम के लिए आप एक होस्ट हैं, एक होस्ट के तरीके से रहिए। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, वो पैरासाइट के तरीके से रहेगा। अब लड़के दिखाइए कि प्लाज्मोडियम ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है या होमोसेपियन ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है ना, बिना मेडिकेशन के करना है, क्योंकि आपको समझ के हिसाब से आप साइंस में मेडिकेशन अपने लिए यूज कर रहे हो अलग, मतलब इन नेचर बोथ आर ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम अगर ह्यूमन पे रह रहा है, इसके लिए उसे अडॉप्टेशन मिली तो ह्यूमन इसको काउंटर पार्ट कर सके, उसके लिए ह्यूमन को भी छोड़ा गया था, लेकिन प्लाज्मोडियम सरवाइव कर गया, ह्यूमन नहीं कर पाया। इसलिए आज की डेट में प्लाज्मोडियम पैरासाइट है और ह्यूमन होस्ट है, और होस्ट और पैरासाइट में हमेशा पैरासाइट स्ट्रांग होता है। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को आप सोशल एनिमल की जगह वाइल्ड एनिमल के हिसाब से सोचिए। तो नेचर ने जब शुरू में आज से हजारों साल पहले क्या किया होगा, नेचर ने होमोसैपियंस भी बना दिया, प्लाज्मोडियम भी बना दिया। अब दोनों लोग देख लो लड़के, उसमें प्लाज्मोडियम जीत गया, इसीलिए आज तक प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर पा रहा है। अगर हम मेडिकेशन ना ले तो एक सिंगल सेल का प्लाज्मोडियम हमें डेथ तक लेके जाता है ना, डेडली है, बिना मेडिकेशन के आप मलेरिया से नहीं बच सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो हमेशा ईल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला तो डिजायर्ड करेक्टर, हम एक टिपिकल पढ़ रहे हैं तो हमें सारी बातें लेके आनी है, तो सबके पैरामीटर्स अलग अलग हैं। ऐसे ईल्ड का भी अलग अलग है, किसी प्लांट के अंदर नंबर ऑफ सीड ज्यादा बन रहे हैं, या किसी प्लांट के अंदर सीड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी अच्छी है, तो हम उसके हिसाब से उसका वाइल्ड ढूंढ के लाएंगे। ये तो आपको देखना है ना कि आप किस पर्पस के लिए ब्रीडिंग कर रहे हैं, इसीलिए शुरू में पढ़ा दिया, जेनेटिक मैनिपुलेशन, पर्पसफुल और डिजायर्ड प्लांट टाइप। डिजायर्ड सबका अलग अलग है, जेनेटिक मैनिपुलेशन और पर्पस सब जगह फिक्स है, कॉमन है। तो यहाँ पे जो जीन्स, क्योंकि जो डिफेंस वाली पावर है वो नेचर में ही आ सकती है ना। जैसे अगर हर चीज का वैक्सीनेशन दे दिया गया हमें, तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वो बनाना जो हमें वैक्सीनेशन की फॉर्म में दिया गया। अगर वैक्सीनेशन के अलावा कोई और पैथोजन आएगा तो आपकी बॉडी कैसे लड़ेगी। इसीलिए तो मतलब कहते तो यही है, और मैं तो उसको स्ट्रांगली मानता हूँ। आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करेंगे तो वो भी यही बोलेगा। जो गांव में बच्चे होते हैं, जो सड़क किनारे होते हैं, उन्हें वो बीमार होते हैं क्या? जितनी कोविड के लिए आप प्रिकॉशन ले रहे हो उतनी क्या बैगर्स लेते हैं? और आपसे ज्यादा इम्यूनिटी उनमें होगी, बिकॉज हमने तो हर चीज को वो लिया जो हमें दिया गया, और वो नेचर के हिसाब से है। उनमें जो पावर है वो नेचर ने डेवलप की है, क्योंकि वो पैथोजन के लिए कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज हुए, उनकी बॉडी खुद ही फाइट करेगी। और हम हमेशा अपनी बॉडी को इतना चेंज करते चले गए कि ये नेचुरली जो जीन्स है वो खत्म हो गए, है ना। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो इसी लाइन से है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लॉइट करें, यूज करें एग्रीकल्चर में, तो उसका पॉसिबल प्रोडक्शन क्या होगा? तो होगा ये कि आने वाले टाइम पे जो रेजिस्टेंट वाइल्ड में प्रेजेंट था वो खत्म हो जाएगा। और अगर वाइल्ड खत्म हो गया तो आप कोई नया प्लांट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो करेक्टर रेजिस्टेंस का है वो हमेशा वाइल्ड में होता है, कल्टिवेटेड में नहीं होता। कल्टिवेटेड तो वो होगा जो आपने अपने करेक्टर के हिसाब से ग्रो कराया, वो कल्टिवेटेड है। अगर उसको डिजीज लग गई तो आपका तो क्राइटेरिया डिजीज था ही नहीं ना, होता तो है। बस किसी को मान लीजिए अगर केजी के हिसाब से लौकी बेचनी है तो उसे ये फर्क थोड़ा पड़ता है कि लौकी को इंजेक्शन लगा के बड़ा किया गया। अगर काऊ 10 केजी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करती है तो आप ऑक्सीटोसिन लगा के 10 की जगह 12 केजी या 15 केजी ले लेते हैं। जो बेचने वाला है
वो तो ये देखता है ना कि 10 kg की जगह मुझे तो 15 kg का प्राइस मिल गया, अब वो 15 kg वाला मिल्क किसकी बॉडी में जाके क्या डिजीज कॉज कर रहा है उससे क्या मतलब है उसे, इतना कौन सोचता है। और अगर इतना सोचना है तो आता है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला काउ मिल्क, जिसपे लिखा होता है कि हम किसी भी पेस्टिसाइड को यूज नहीं किया, किसी हार्मोनल इंजेक्शन को नहीं दिया गया, जो फर्टिलाइजर दिया गया है किसी कैटल को वो भी हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया, इसीलिए दूध भी तो 100 रुपए किलो बिकता है, वो ये 40 रुपए किलो बिकता है। हर जगह पैसा है ना। और पैसा कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रीडिंग सबके लिए की गई है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के नजरिए से सोचा गया। IARI या जो भी रिनोड इंस्टीट्यूट अलग अलग प्लांट एनिमल के लिए वर्क करते हैं वो सबके हिसाब से चीजें बनाते हैं। उन्हें भी पता है कि आम आदमी को क्या चाहिए और एक हाई प्रोफाइल लोगों को क्या चाहिए, इसलिए आपको ये समझना है। ये तो ये लाइन यहाँ पे मेंशन है कि हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। आप इन्हीं नेचुरल वेरिएबिलिटी जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी नेचर ने दी थी, इसको आप इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करोगे। इस करेक्टर को हम अपने डिजायर्ड प्लांट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि ये करेक्टर आया या नहीं आया। अगर ये आ गया तो हमारा प्लांट भी रेजिस्टेंस को शो करेगा ना, क्योंकि वाइल्ड वाला तो कर ही रहा है, वाइल्ड के अंदर तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, हम केवल अपने प्लांट के अंदर डालना चाहते हैं। डालेंगे, डाल के देखेंगे कि आया या नहीं आया, और आने के बाद ये करेक्टर जेनेटिकली स्टेबल है या नहीं है वो भी देखना है, उसके बाद ही मार्केट में रिलीज होगा, तो आगे भी बहुत कुछ आएगा। सो जो ये करेक्टर यहाँ पे है इसको आपको यूज करना है ना? इस करेक्टर को हम क्या करेंगे, दिस इज कल्टिवेटेड, मतलब इसको आपको कलेक्ट करना है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स या कल्टीवार और लास्ट में इसको आपको इवेल्युएट करना है, चेक करके देखना होगा। इवेल्युएशन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला मेथड ये है कि आप ओरिजिनल लोकेशन पे जाइए, जाएं या किसी और को भेजें वो एक अलग थिंग है। आपको एक ओरिजिनल लोकेशन पे जाना है, जो प्लांट नेचर में ग्रो कर रहा है, कल्टीवेशन में नहीं, एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं हो रही है, वाइल्ड जंगल में जहां भी वीट ग्रो कर रहा होगा ओरिजिनली, अगर वो है तो उसे लेके आइए। नहीं, खत्म हो गया हजारों साल में, नया बन गया, इवोल्यूशन के बाद नई स्पीशीज बन गई, तो जो रिलेटेड है, जो उसके नियर बाई क्लासिफिकेशन में आती होगी वो लेके आइए। लेके आने के बाद क्या करना है, इसमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्री एग्जिस्टिंग है, उसकी नेचुरल जीन्स में प्रेजेंट है, इसको आपको कलेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है, और उसके बाद इसको आपको इवेल्युएट करना है कि क्या वाकई में ये रेजिस्टेंस को शो कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये कर रही है तो हम आगे जाएंगे। किसी भी स्टेप पे अगर ये आता है कि ये नहीं हो रहा तो वही प्रोग्राम फेल हो जाएगा, और जितना लास्ट में ये फेल होगा उतना ज्यादा टाइम किल होगा। अभी तो 5 महीने बेकार गए, अगर लास्ट से ठीक पहले ये फेल हुआ तो 6 साल बेकार हो जाएंगे, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ हिट एंड ट्रायल होता है। आप बार बार करेंगे और लगा के देखेंगे कि हुआ या नहीं हुआ, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को। दिस इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था। जर्म प्लाज्म का मतलब होता है जीनोम, है ना। जर्म प्लाज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, आप चाहे तो पूरा प्लांट मान लीजिए, प्लांट के सीड्स मान लीजिए, या कोई भी प्लांट पार्ट मान लीजिए जहां से आप एक नया प्लांट बना सकते हैं, है ना। सर आपने कल्टीवार्स क्या बताया था? कल्टीवेशन में जो आते हैं वो कल्टीवार कहलाते हैं, जिनकी खेती करते हैं उन्हें कल्टीवार बोला जाता है। जैसे वैरायटी एक टर्म होता है, ऐसे कल्टीवार एग्रीकल्चर में कल्टीवार वर्ड यूज करते हैं। तो ये अलग अलग है। जैसे आपने सीड पढ़ा, कुछ प्लांट सीड से लगाए जाते हैं, तो आपको सीड लेके आने होंगे। कुछ जगह पे आप पूरा प्लांट भी ला सकते हैं, उखाड़ के, छोटा सा प्लांट था तो आपने पूरा प्लांट ही ले लिया। कुछ जगह पे आप प्लांट का पार्ट लेके आएंगे, लाइक हल्दी है, अदरक है, आलू है, ये सब आपने पढ़े होंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे सीड नहीं लाके आप इनका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यानी प्लांट पार्ट लेके आएंगे, जहां से भी एक नया प्लांट बन सकता है। एग्रीकल्चर में सीड का मतलब होता है एनी प्लांट पार्ट फ्रॉम वेयर ए न्यू प्लांट कैन बी जनरेटेड। जैसे शुगर केन के सीड का मतलब होता है शुगर केन के टुकड़े।
आलू के सीड का मतलब होता है आलू के टुकड़े। ऐसे अदरक के सीड्स का मतलब है अदरक की गांठ, जहां से नए अदरक के प्लांट बनेंगे। और अगर आप कहें कि मैंगो का, तो मैंगो में तो सीड से ही बनता है, तो सीड ही चाहिए होगा। वीट के सीड्स एक्चुअली सीड हैं, बट पोटैटो के सीड्स एक्चुअली पोटैटो के ट्यूबर हैं। स्टेम का मॉडिफिकेशन आपने 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। तो एग्रीकल्चर में प्लांट का मतलब है वो सारी बातें, वो सारे प्लांट पार्ट जहां से आप नए प्लांट बना सकते हैं, इनको आपको कलेक्ट करना है। इनमें खास बात क्या है, दे हैव ऑल द एलील्स, क्योंकि आप मल्टीपल एलील्स का भी केस पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आप एक लेके आए होते, तो एक में एक क्रोमोसोम का पेयर आता, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उस पर केवल 2 ही एलील होते। तो आप एक रैंडम साइज लेके, रैंडम सैंपल कलेक्शन करके लाएंगे। लाइक गेहूं का पैकेट आएगा कि आपने 10 किलो गेहूं मैक्सिको से मंगा लिया, तो अगर मल्टीपल एलील्स वाला कोई करेक्टर हुआ तो आपको उस पूरे पैकेट के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीड में मिल ही जाएगा, क्योंकि मल्टीपल एलील्स पॉपुलेशन में शो होते हैं। इसीलिए लिखा है हैविंग ऑल द एलील्स for all the genes, for all the genes present in a crop, किसी भी क्रॉप के अंदर जो भी है वो आएगा। इसको हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। अगर ये विद इन कंट्री हो गया, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि मुझे वीट पे काम करना है और मैं मैक्सिको का सिटीजन हूं, तो मुझे विद इन कंट्री करना पड़ेगा। बट अगर मैं इंडियन हूं और मुझे वीट पे काम करना है, तो मुझे बाहर से जर्म प्लाज्म को मंगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली ये 2 टाइप का होता है। इसको बोलते हैं इंडिजिनस कलेक्शन एंड एक्सोटिक कलेक्शन। इंडिजिनस का मतलब है विद इन कंट्री, क्योंकि आजकल तो कंट्री ही चलता है, जो नेचुरल बाउंड्री थी वो तो खत्म हो गई, अब तो अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग बाउंड्री बना दी है। और अगर आउटसाइड कंट्री है कोई, तो एक्सोटिक कलेक्शन आता है वर्ड। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी 2 टाइप का है, इंडिजिनस है, एक्सोटिक। सर उस केस में क्या होगा, अगर अलग एक ही प्लांट है, वो अलग अलग इन्वायरमेंट्स की वजह से अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो उसका वाइल्ड कहाँ से लेंगे? ऐसा होता ही नहीं। कोई एग्जांपल बताओ, कोई नहीं ऐसा। वीट ओके सर। ओरिजिनेट एक ही जगह हुआ होगा। जैसे आप ह्यूमन के लिए पढ़ते हैं कि ह्यूमन का ओरिजिन साउथ अफ्रीका मानते हैं, अफ्रीका मानते हैं, जो भी मानते होंगे। उसके बाद ह्यूमन माइग्रेट करके अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग बेल्ट में गया, अर्थ की अलग अलग एरिया को कॉलोनाइज किया। बट ह्यूमन का ओरिजिन का आंसर तो आप अफ्रीका ही देंगे ना। ऐसे वीट ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रो करता है, इंडिया में भी करता है, और कंट्री में भी करता होगा, लेकिन वीट ओरिजिनेट किसी एक ही जगह से हुआ होगा, वो उस जगह से हमें लेके आना है। और यहाँ पे आज कंट्री है, एग्रीकल्चर में कंट्री नहीं है। जैसे आप अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से इसको सोचें, तो वहां पे एक साइंटिस्ट का नाम है वेविलोव। वेविलोव ने क्या किया है, अर्थ को 7 सेंटर ऑफ ओरिजिन में डिवाइड किया। मतलब प्लांट क्रॉप जो यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर में, उसमें जितने भी प्लांट है वो 7 सेंटर ऑफ ओरिजिन में डिवाइड की गई। जैसे इंडिया सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं है, वहां पे जो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं वो है मिडिल ईस्ट एशिया, एंड मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया आ जाता है। तो आज इंडिया है, बट एग्रीकल्चर के हिसाब से वो पूरी बेल्ट ओरिजिन के हिसाब से क्या है, वो मिडिल ईस्ट एशिया थी, जहां से वो सारी क्रॉप्स बनी। तो इसलिए ये चीजें आएंगी, है ना। तो अभी तो हम इसको कंट्री की लिमिट्स के हिसाब से देखते हैं, बट आज से अगर हम कुछ 1000 साल पहले की बात करें, तो कंट्री ना होके बेसिकली ये अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया थे, जहां से अलग अलग प्लांट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, कुछ भी ले लीजिए आप, ओरिजिनेट हुए होंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लेके आना है। लाने के बाद क्या करना है सर पता नहीं चाहिए शीट, जल्दी लिखो। लाने के बाद क्या करना है, लाने के बाद हमें इसको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने का मतलब है सिंपल स्क्रीनिंग। लाइक गेहूं का पैकेट आ गया मैक्सिको से, आपने थाली में फैला लिए, जो साफ साफ गेहूं थे, जो अच्छे गेहूं थे, उनको चूज कर लिया। ये कहलाता है इवेलुएशन, और आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या आएगी, अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन है तो कोई इश्यू है ही नहीं, आप डायरेक्टली ब्रीडिंग का कोई भी मेथड यूज कर लोगे। अगर ये क्रॉस पॉलिनेशन वाला प्लांट है, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि इसको सेल्फ पॉलिनेट बनाएं। कैसे बनाओगे, बाय रिपीटेड सेल्फिंग।
लेकिन हर जगह बन जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे वीट नेचर में सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो कोई इश्यू नहीं है, लाए और ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट अगर आप सनफ्लावर पे काम कर रहे हैं तो सनफ्लावर तो क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, अब क्या करोगे? तो पहले सनफ्लावर की इन ब्रीडिंग करा के, सेल्फिंग करा के उसको प्योर लाइन यानी होमोजाइगस बनाओगे। जब बन जाएंगे उसके बाद आगे हम कोई काम करेंगे। लेकिन ये बन जाएंगे हर जगह ये जरूरी नहीं है, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, कई बार जरूरत होगी और कई बार जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे वेयर एवर एंड वेन एवर, डिजायरेबल एंड पॉसिबल। आप चाहते तो हैं कि रिपीटेड सेल्फिंग से, ये इन ब्रीडिंग से होमोजाइगस बन जाए, बट आप बार बार कोशिश कर रहे हैं बट फेल हो रहे हैं। तो या तो एक्सपेरिमेंट बंद कर दीजिए या क्रॉस पॉलिनेशन से ही आगे चले जाइए। कुछ एरर आएंगी कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, बोलो। सर पता कैसे चलता होगा कि ये वैरायटी यहाँ से डेवलप हुई है? सब कुछ पता चल जाता है बेटा, एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो वही, उसमें फर्स्ट ईयर में तो सेंटर ऑफ सर ओरिजिन पूरी ज्योग्राफी दे रखी है। ये सर भी तो पता ह्यूमन चला को ही खुद होगा ना कैसे कि पता होमो चला सैपियंस होगा? ओरिजिन अफ्रीका से है। सर वही तो पूछ रहा हूँ, ह्यूमन को खुद कैसे पता चला होगा कि हम साउथ अफ्रीका से इवॉल्व हुए हैं? बहुत कुछ है इसके लिए, और उसमें सबसे लेटेस्ट मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाया था, जीनोग्राफी। आप अगर गूगल पे डाल के देखोगे तो आजकल सबसे हॉट स्पॉट, मतलब सबसे अच्छा रिसर्च एरिया यही है, ह्यूमन माइग्रेशन, जीन्स का माइग्रेशन। और वहां पे सोशल साइंस वाले लोग बायोलॉजी में घुसना शुरू हो गए, क्योंकि ह्यूमन कहाँ कहाँ गया, किस किस साल में कहाँ कहाँ था, वो सब पुरानी हमें सोशोलॉजी के रिकॉर्ड लाने पड़ेंगे। फिर वहां वहां के लोगों के हम जीनोम को ट्रेस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि नॉर्थ के जीनोम का साउथ के जीनोम से, ट्रॉपिकल बेल्ट में जो ह्यूमन है उनका टेम्परेट से क्या क्या फर्क है और कितना फर्क है, उसके बाद प्रोडिक्शन होगा। बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े लोग इस चीज को यही करते रहते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बहुत दूर की चीज है। सेकंड स्टेप सर क्या है? सर क्या एवरेज टाइम होता होगा सर प्योर ब्रीड बनने के लिए, एक अगर कौन क्रॉस सिलेक्ट करता पॉलिनेशन है? हो कोई रहा है? आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर आएगा आप कितने करेक्टर डालना चाहते हैं और कौन सा प्लांट लेते हैं। ये जैसे स्टैट्स का एक रूल है, स्टैटिक्स लगाने का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमें 3 रेप्लिकेट्स चाहिए। जैसे 2 का एवरेज नहीं निकाला जाता, टेक्निकली मैथमेटिक्स के हिसाब से गलत होता है। कोई भी एवरेज निकालने के लिए आपको 3 चाहिए। 2 में से तो आप बेटर चूज करते हैं, बट आपको जब एवरेज निकालना होता है तो कम से कम 3 साल चाहिए। और फिर जितना ज्यादा लेंगे उतना गुड रिजल्ट माना जाएगा, उतनी एरर मैथमेटिक्स के हिसाब से कम हो जाती है। अब प्लांट में मान लीजिए 3 बार आपको करना है, तो इसका मतलब आपको 3 साल चाहिए। अगर मैं ये सोच लूं कि मैं सनफ्लावर जैसे पे काम करूंगा और आप वीट पे काम कर रहे हैं, तो ये सिंपल लॉजिक हो गया कि मुझे 3 साल कम लगेंगे, बिकॉज वीट का प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। आपका अगर सनफ्लावर है तो आपको 3 साल ज्यादा लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि इसी स्टेप पे जो आप लिखने वाले हैं, आप क्रॉस से जब सेल्फ बनाओगे पेरेंट्स को, तो ही 3 साल खत्म हो जाएंगे आपके। क्योंकि आपको 3 साल के तो 3 डेटा मिलेंगे, एक साल में 3 डेटा तो ना मिल जाएंगे। तो इसलिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लांट पे काम कर रहे हैं और कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अभी हम मेथड भी देखेंगे, ब्रीडिंग में सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर कमर्शियलाइज करने में भी 3 साल लगते हैं। तो इट टेक्स टाइम। ये सिंपल लॉजिक है कि प्लांट ब्रीडिंग से टाइम लगता है, लेकिन एग्रीकल्चर पूरी तरीके से कहा जाए तो प्लांट ब्रीडिंग बेस्ड ही है। सेकंड हमारा है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे आप जर्म प्लाज्म को इवेल्युएट करेंगे, फटाफट लिख लीजिए। जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड। एक सिंपल स्क्रीनिंग, साफ सफाई करनी है लाइक दिस। और साफ सफाई किस चीज को ध्यान में रख के करनी है? डिजायर्ड करेक्टर। लाइक आपको गेहूं का दाना मोटा चाहिए तो आपको मोटे मोटे गेहूं के दाने लेने। मोटा गेहूं का दाना का मतलब है उसमें स्टार्च कंटेंट ज्यादा होगा, और माउथ में जब रोटी जाएगी तो फिर डाइजेस्ट होगी पार्शियली, तो मीठी लगेगी। दैट इज वॉट शरबती गेहूं इज कंसर्न। और एक गेहूं का दाना पतला होगा, उसमें स्टार्च कम होगा तो प्रोटीन ज्यादा होगी। किसी को अगर कार्बोहाइड्रेट कम डाइट चाहिए, सूजी बनती है तो पतले वाले गेहूं से बनती है, मोटे से नहीं बन सकती। तो दोनों वैरायटी अलग अलग है। जिसकी डिमांड सूजी की है, इडली आटे से तो नहीं बन सकती ना, सूजी से ही बनेगी। सूजी बनाने वाले लोग अलग हैं गेहूं, और आटे वाले गेहूं के लोग अलग हैं। सबका डिजायरेबल अलग होता है। तो यहाँ पे जो इवेल्युएशन भी कर रहे हैं,
वो डिजायरेबल के हिसाब से देख रहे हैं ना। मान लीजिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बॉटनी में मार्क्स कितने आ रहे हैं, फिजिक्स वाले सर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, कैल्विन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ओवरऑल कितने आ रहे हैं। आपकी अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट शायद ये होगा कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी कैरियर से आए। तो सबके लिए डिजायरेबल अलग अलग हुआ ना, करने वाले आप ही हो। अब आप किस किस को फुलफिल करोगे, किसी एट ए टाइम तो किसी एक ही को फुलफिल कर सकते हो ना। सबको तो फिजिक्स के साथ साथ बॉटनी थोड़ा ना सॉल्व कर सकते हो। जिस मोमेंट पे बॉटनी पढ़ रहा है उसी मोमेंट पे आपके दूसरा माइंड तो होता ही नहीं, हाफ माइंड बॉटनी क्वेश्चन करे, हाफ माइंड केमिस्ट्री करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप एट ए टाइम एक ही ले सकते हैं। तो इसलिए ये भी अंडरस्टूड है कि यहाँ भी आपको जो प्लांट लेने हैं, टू आइडेंटिफाई प्लांट विद डिजायरेबल करेक्टर, जो आपका डिजायरेबल है वो देखना है। इसके बाद आपको जो सिलेक्टेड प्लांट है उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या मिलेगा, प्योर लाइंस बन जाएंगी। प्योर लाइन आपको याद होगा 100% जेनेटिकली प्योर है। प्योर लाइंस आर क्रिएटेड। और इसमें इश्यू है, दैट इज वेयर एवर डिजायरेबल, कब आपकी ये जरूरत है और कब ये पॉसिबल हो पाएगा। मान लीजिए सेल्फ पॉलिनेटेड वाला होता तो ये करना ही नहीं पड़ता आपको। क्रॉस पॉलिनेटेड वाला है तो ये डिजायरेबल है कि हम उसे प्योर लाइन बना लें, लेकिन नहीं बन रहा तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही आगे जाना पड़ेगा। बट बन जाता है तो अच्छी बात थी। तो इसलिए ये लिखा होता है कि डिजायरेबल एंड पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ देखना है। अब आपके पास पेरेंट्स आ गए, वो प्लांट आ गए जिनको लेके आप क्रॉप इंप्रूवमेंट का कोई मेथड यूज करेंगे। और क्रॉप इंप्रूवमेंट के मेथड हमारे पास अलग अलग है। मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, यहाँ पे आपको शायद मेरी बातें जो अब तक मैंने बोली हैं वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाए कि डिजायरेबल सबका अलग अलग इतनी ज्यादा क्यों है। जो मेथड्स हैं वो चार है हमारे पास, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी। बोलो। यस सर जैसे आपने कहा कि हमें जिस क्रॉप का हाइब्रिडाइजेशन करना है उसे उसी कंट्री से लाना है जहाँ से वो ओरिजिन हुई है। सर हम उसका सेल्फ पॉलिनेशन करा के सर हम उसे यहाँ अपने एरिया में भी तो प्योर कर सकते कर हैं। तो रहे, अपने एरिया में तो प्योर करोगे, वहां कौन आपको 7 साल के लिए अपनी फील्ड देगा। तो सर उसे अदर कंट्री से लाने की क्या जरूरत है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है। वहां से ना लाते, यस सर। वहां से लाने की जरूरत स्पेशली तब पड़ेगी जब आपको रेजिस्टेंस वाला ट्रेट चाहिए। यही तो समझाया था, रेजिस्टेंस वाला ट्रेट आपको हमारे पास नहीं मिल सकता। रेजिस्टेंस वाला जो ट्रेट होता है वो आपको नेचर में मिलता है, और नेचर वो होगा जहां पे वो ओरिजिनेट हुआ। आप टाइगर को अपने घर में लाके रख लेंगे तो आप कहें कि उसके वाइल्ड वाले कैरेक्टर स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे आप। टाइगर को लड़ने के लिए अपने साइज का एनिमल चाहिए, आप उसे कहां से प्रोवाइड करोगे अपने साइज का एनिमल। जो टाइगर को एक्चुअली जंगल में मिलेगा वो आप कैसे दे सकते हो, नहीं दे सकते। अगर आपको ये देखना है कि टाइगर कैसे लड़ता है, कितने एग्रेसिव मोड में जाता है, तो वो तभी दिखाई देगा जब वो जंगल में रहेगा। वो यहाँ रहेगा तो वो लड़ सकता है, आप पे भी अटैक कर लेगा, बट दैट इज नॉट नेचुरल वे। नेचुरल वे तभी आएगा जब आप उसको वहां देखो। क्लियर। मान लीजिए आप अगर कहा जाए कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो कैसे पता चलेगा। अगर मैं एक अच्छे बच्चे को 100 डफर के बीच में बैठा दूं तो उसका तो सारा जो आईक्यू लेवल है वो किल हो रहा है। बेसिकली किल क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा। वो कैसे अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा, जस्ट बिकॉज कि उनके 10 नंबर आ रहे हैं और इसके 90 आ रहे हैं, तो वो तो अपना करेक्टर बेकार जा रहा है उसका। उसे तो सब चाहिए 90 वाले, तब वो 92 लाके दिखाएगा कि मेरे 2 नंबर ज्यादा आ गए, देखो मैं सुपीरियर हूं। नेचर ये कहलाता है ना। आप लायन को अगर नेचर में छोड़ोगे तो वो आपको, आप कहें कि सर रैबिट का फ्लैश दे दिया जू में तो लायन ने खा लिया, आगे हम ये सब भी डिस्कस करेंगे इकोलॉजी में। तो ठीक है, उसे सरवाइव करना है तो आप जो दोगे वो उसको खा के जिंदा रहेगा। बट कभी नेचर में आप डिस्कवरी या नेट जियो पे देखते हो कि लायन किसी डियर के अलावा किसी और को चेस कर रहा है। लायन कभी रैबिट को चेस करेगा,
पता चला 20 रैबिट को चेस करेगा तो उसका पेट भरेगा, और 20 रैबिट को चेस करने का मतलब है 20 गुना एनर्जी लगाना। इससे अच्छा तो वो एक डियर को चेस कर लेगा और अपना पेट भी भर लेगा कम एनर्जी में। तो हमेशा हम इसीलिए नेचर में जाते हैं, क्योंकि हमें जब भी कभी नेचुरल एंगल्स देखने होते हैं, जब भी कभी नेचर के वेरिएशंस को स्टडी करना होता है, तो वो कभी भी कंट्रोल्ड फिनोमिना में नहीं हो सकते, वो आपको नेचर में ही मिलेगी। इसलिए हमें वहां जाना पड़ा जहां पे प्लांट ओरिजिनेट हुआ। अगर कोई कहा जाए कि कोई एनिमल ऐसा है जो, या ह्यूमन भी ऐसा है जो रेजिस्टेंस को शो कर रहा है किसी चीज के लिए, तो शायद उसका रीजन हमें अफ्रीका में ढूंढना पड़ेगा, उसका रीजन आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला। यहाँ तो बहुत सारी जनरेशन्स हो गई हैं, एक्चुअली जो नेचर में रेजिस्टेंस था वो लेके आओ, और नेचर का रेजिस्टेंस तो वहां मिलेगा जहां प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, जहां से वो ओरिजिनेट हुआ। इसीलिए हमें उसकी जरूरत पड़ी। पहला मेथड है सिलेक्शन, इसको कंप्लीट करते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है, दिस इज कॉल्ड ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। सबसे सिंपल और सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। अब इसको कैसे समझोगे आप? जैसे मान लीजिए ये पुराना तरीका था, इसको देख लो, ये एक क्रॉप है, एरिया, एक फार्मर है, उसने यहाँ वीट लगा दिया पूरे खेत में। ये आज की बात नहीं है, ये आज से करीबन 500 साल पहले की बात है, तब भी खेती होती होगी। अब क्या करना है, इसमें वीट लगा दिया। ये फार्मर ये सोच रहा है कि मुझे यील्ड ज्यादा चाहिए, तो उसने नोटिस किया कि इस वाले पैच में जो प्लांट बने हैं, गेहूं की बाली होती है, ये तो आप जानते ही होंगे, गेहूं में उसको बॉटनी में बोलते हैं स्पाइक। कभी इन्फ्लोरेसेंस में अगर सर ने पढ़ाया हो तो पता होगा आपको। तो गेहूं की बाली आती है, होली के टाइम पे भी आती है। तो यहाँ क्या देखते हैं, नंबर ऑफ स्पाइक, जितनी स्पाइक होंगी उतने सीड बनेंगे। तो इस फार्मर ने ये देखा कि इस वाले एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ स्पाइक है पर प्लांट, वो बाकी फील्ड से ज्यादा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 स्पाइक्स मिल रही हैं, तो इतने एरिया के अंदर इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे 15 स्पाइक्स मिल रही हैं। तो ये फार्मर क्या करेगा, इतने एरिया के प्लांट को छोड़ के बाकी सारा खेत काट लेगा, हार्वेस्ट कर लेगा, बेचना है, खाना है, क्या करना है वो देख लेगा, इनको छोड़ देगा, इनको नेचर के भरोसे छोड़ेगा, इन्हें खुद नहीं काटेगा, इन्हें नेचर के हिसाब से पकने देगा। गेहूं पौधा सूख जाएगा, गेहूं झड़ के नीचे गिर जाएंगे, उन्हें कलेक्ट कर लेगा। अगले साल क्या करेगा, वो इन्हीं सीड्स को इसी फील्ड में लगाएगा। ठीक, अब अगर 15 स्पाइक्स पर प्लांट यहाँ है, तो यहाँ भी ऑन एन एवरेज लगभग 15 स्पाइक्स पर प्लांट आ जाएंगे। अब उसने नोटिस किया कि फिर ये एरिया ऐसा है जहां पे नंबर ऑफ स्पाइक पर प्लांट 17 to 20 तक जा रहा है। फिर यही करना है, पूरे खेत को काट के खत्म कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको लेके फिर अगले साल इसी फील्ड में लगाया। फिर देखा कि यहाँ पे एक एरिया ऐसा है जहाँ पे नंबर ऑफ स्पाइक जो है वो 20 तक जा रही है। फिर अगले साल लेके गए, फिर देखा कि नंबर ऑफ स्पाइक पूरे प्लांट के अंदर 18 से 20 ही है, मतलब इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगी। अब इसको एक नया नाम दे दिया गया, दिस इज कॉल्ड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट। और केवल किस किसान ने किया क्या, सिलेक्शन। केवल उसने सुपीरियर ट्रेट्स के हिसाब से, जो ट्रेट उसके माइंड में था, अगर यील्ड क्राइटेरिया था तो नंबर ऑफ स्पाइक देख लिया, अगर मान लीजिए डिजीज रेजिस्टेंस होगा तो वो ये नोटिस करेगा कि यहाँ वाले प्लांट के अंदर रस्ट का इन्फेक्शन नहीं है, बाकी पूरे खेत में है, तो ये डिजीज रेजिस्टेंस क्राइटेरिया हो गया। अगर क्वालिटी देखनी होगी कि यहाँ के सीड कम बनते हैं लेकिन साइज में बहुत मोटे हैं, बड़े बड़े गेहूं के दाने हैं, तो ये क्वालिटी हो गई। या कोई और, मैंने बोला ये डिजायर्ड है। तो आपको फिनोटिपिक बेसिस पे, है ना, इंपॉर्टेंट ये कि देखने के हिसाब से फिनोटिपिक बेसिस पे सुपीरियर करेक्टर को सिलेक्ट करना है। सर ये पूरा नेचुरल ये होगा? हम कर रहे हैं, नेचुरल क्यों होगा? ब्रीडिंग पढ़ रहे हो तो हम करेंगे, नेचर क्यों करेंगे? नेचर ये करेगी कि कहीं पे नंबर ऑफ स्पाइक पर प्लांट ज्यादा आ गए। जैसे मान लीजिए मैं पूरे ऑल इंडिया में स्क्रीनिंग करूं कि मुझे 12th के स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैंने देखा कि 12th के स्टूडेंट जो जिनके नंबर ऑल इंडिया बेसिस पे यूजुअली ज्यादा आ रहे हैं, एक ऐसा एरिया मिल गया जहाँ के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सबको छोड़ दिया, उस एरिया को पकड़ लिया। फिर मैंने उस एरिया पे मेहनत की और फिर अगले साल टेस्ट लेके देखा कि अब इनमें से सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं, तो हमने उनको फोकस कर लिया। फिर हमने उनमें से भी देखा, और फिर एक बार नंबर सैचुरेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि इट्स गोइंग ऑन, हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कहीं पे जाके सैचुरेशन आएगा।
बस जो सैचुरेशन आ जाएगा उसको नया वैरायटी दे दिया जाएगा। जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, वो तो नहीं पता, आप लोग तो पिछले साल से स्टूडेंट हो। तो होता क्या था कैल्विन में भी, हर जगह यही होता है, कैल्विन तो इसलिए कि हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, हम भी यही करते थे कि हमने 5 बैच बना दिए, आप लोग एडमिशन लेते गए, 5 बैचेस बनते गए, सबका फेस टेस्ट कराया। फिर हमने ऑलरेडी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एज पर फेस टेस्ट किसी बच्चे के इतने कम नंबर तो आने ही चाहिए। अब हमने 5 बैचेस को मर्ज करके हमने उससे ऊपर के बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, उसका बन गया एक बैच, और बाकी के 4 बैच रैंडमली सिलेक्ट करके अलग कर दिए। फिर जो टॉपर बैच था हमने सर कैबिन में ऐसा नहीं होता है। फिर हमने देखा कि इसमें से ये वाले बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो हमने इनको अलग कर लिया, बाकी को अलग कर दिया। हम इससे करते क्या है, इससे यही तो करते हैं कि हमें एक बेस्ट आउटपुट मिल जाए। हमें बेसिकली वो 5-6 स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन पे अगर थोड़ा सा भी एफर्ट कोई टीचर कर देगा तो वो परफॉर्म कर ही लेंगे, मतलब उनका रिजल्ट प्रॉपर रैंक के साथ आएगा। रैंक नीचे वालों की भी आ सकती है, लेकिन इनकी तो आएगी आएगी, क्योंकि हम रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट लेके कर क्या रहे हैं, टेस्ट लेके आपका आईक्यू ही तो टेस्ट कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अब आप ये कहें कि उनके नंबर ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने आईक्यू है। आईक्यू मेरे देने से नहीं आती है, आईक्यू आती है पर्सन की बाय बर्थ, उसके इम्प्रूवमेंट, उसकी लॉजिकल अप्रोच क्या थी, वो छोटा बच्चा था तो तब किस टाइम पे क्या काम करता था, इन सब से आपका आईक्यू लेवल डेवलप होता है। तो इस तरीके से सेम प्लांट में कर रहे हो, सेम एनिमल में कर रहे हो, सेम सोशियोलॉजी यानी ह्यूमन में किया जाता है, हर जगह यही होता है। तो हम केवल फिनोटिपिक बेस पे भी हम प्लांट की बात कर रहे हैं, हम केवल फिनोटिपिक बेसिस पे बेसिकली जो अच्छा है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए इसको बोला गया कि सबसे सिंपल मेथड है, कोई भी किसान कर सकता है। इसके लिए प्लांट ब्रीडिंग किसी ने पढ़ रखी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी आप कर सकते हो। ये 3 टाइप का है क्योंकि प्लांट अलग अलग होते हैं। वन इज कॉल्ड मास सिलेक्शन, एक मास लेवल पे सिलेक्ट करना, मतलब एक ज्यादा सिलेक्ट करना। ये यूज किया जाता है फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। जो भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें मास सिलेक्शन करते हैं। एक बार लिख दे रहा हूं, बाकी याद रखिएगा। दिस इज बेस्ड ऑन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। आपको देख के ही आइडिया लगाना है कि क्या है। दूसरा कहलाता है इनब्रीड, इनब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं, तो इसे प्योर लाइन सिलेक्शन भी कहते हैं। फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ये यहाँ एग्जाम्पल आपको हर जगह नहीं पढ़ने, चैप्टर स्टार्ट होने पे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों बातों के हजारों एग्जाम्पल हैं। आपको सिर्फ वो याद रखने हैं जितने एनसीईआरटी में है, या जो भी मैं आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो कभी आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए वो। तो इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा, क्योंकि मास सिलेक्शन से हमें कुछ नहीं पढ़ना, इन ब्रीड सिलेक्शन से आपको पढ़ना है। इसमें एग्जाम्पल है, एक वीट की वैरायटी है, दिस इज कॉल्ड। सर थोड़ा लेफ्ट में कर दीजिए, थोड़ा कट रहा है। देयर इज ए वीट वैरायटी कॉल्ड कल्याण सोना, आगे भी इसका नाम आएगा, एनसीईआरटी में भी है। तो वीट में जो वैरायटी है कल्याण सोना, वो वीट तो सेल्फ पॉलिनेशन है, वो इन ब्रीड सिलेक्शन से बनाई गई। जैसे वीट की आप बहुत सारी वैरायटी पढ़ोगे पूरे इस टॉपिक के खत्म होने तक, पूछा ये जाता है कि इनमें से कौन सी वैरायटी किस काम के लिए, किस मेथड से बनाई गई। तो प्योर लाइन सिलेक्शन से जो वीट की वैरायटी बनी है वो कल्याण सोना है, तो ये वैरायटी का नाम याद रखिए। तीसरा कहलाता है क्लोनल सिलेक्शन, दिस इज फॉर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। यहां भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक पोटैटो की वैरायटी है, इसका नाम रखा गया कुफरी सफेद, ऐसे याद रखना है। कुफरी एक्चुअली जानते हैं, कुफरी एक जगह का नाम है, हिल स्टेशन। कोई गया है, सुना है? शिमला से करीबन 20 से 21 किलोमीटर ऊपर
एक हिल स्टेशन है कुफरी, हमेशा बर्फ ही रहती है वहां पे। इंस्टीट्यूट, Yes. यस, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI इन शॉर्ट। ये कुफरी में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला है। सर आपने सी पॉइंट क्या लिखा है? सर हिली Donut. एरियाज में पोटैटो की फार्मिंग होती है? एक्चुअली वही होती है, अच्छा। ओरिजिन वही है। पोटैटो इज ए टेम्परेट क्रॉप, नॉट ट्रॉपिकल बेल्ट, इसीलिए तो हम जाड़ों में ग्रो करते हैं ना यहाँ पे। हमारे यहाँ आलू कब ग्रो होता है? विंटर में। अभी लगेगा या किसी ने लगा दिया होगा, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होगी तो लगा दिया होगा, और हार्वेस्ट किया जाता है जनवरी फरवरी में। क्योंकि पोटैटो का स्टेम यूज कर रहे हो तो आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला चाहिए, सीड या फ्लावर से तो मतलब है नहीं आपको इसकी। और ठंडी, हमारे यहाँ जब गर्मियाँ होंगी, मतलब प्लेन्स में जब दिल्ली में गर्मी होगी, तो एक्चुअली कुफरी में या शिमला में वहाँ टेम्परेचर वो होगा जो हमारे यहाँ विंटर में होता है। तो जैसे आपने अभी मार्केट में आज ही आप अगर जाए, कल सुबह जाए तो आपको मिलेगा पहाड़ी आलू, आजकल मार्केट में आ रहा है पहाड़ी आलू। वॉट पहाड़ी आलू ये नहीं है, ये बहुत महंगा है। ये वो है जो आप चिप्स में यूज करते हो, है ना? कभी देखा है लेस का बड़ा वाला पैकेट, 50 रुपी वाला या उससे भी बड़ा वाला, उसमें आपको हर चिप्स का साइज एक जैसा मिलेगा। ये ऐसा आलू होता है, ये कुफरी सफेद, नियरली ट्रांसपेरेंट, छीलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लेस के चिप्स को देखोगे तो आपको ब्राउन कलर की बाहर की लेयर दिखाई देगी किसी भी चिप्स में, ये बाहर वाली लेयर है। ये आलू बना दिया मैंने, इसकी स्लाइसेस काटी जाती हैं, इसीलिए हर चिप्स का साइज एक जैसा होता है। नॉर्मली जो सब्जी में आलू यूज कर रहे हो वो तो छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, पता नहीं कैसा होगा। दिस इज कॉल्ड कुफरी सफेद। ये आपको मिलेगा सिर्फ फरवरी मार्च के आसपास आ जाएगा ये मार्केट में तब, और ये नॉर्मल आलू से बहुत महंगा है। 50 रुपए का लेस का चिप्स कितना होगा, शायद 200 ग्राम या 100 ग्राम होता होगा। अब आप सोचो डिजायरेबल कैरेक्टर क्या था। डिजायरेबल कैरेक्टर ये था कि आपका एक ऐसा आलू चाहिए जिसको सिर्फ वॉश करके यूज कर सके, बिकॉज आलू में छिलका बहुत मोटा होता है, तो छीलने के कॉस्ट बच जाएगी, और आलू के चिप्स का साइज एक जैसा रहे। 5 रुपए वाला चिप्स का पैकेट नहीं, बिकॉज उसमें तो ऊपर का टुकड़ा मिलेगा आपको और नीचे का टुकड़ा मिलेगा। बड़े वाले आलू के चिप्स अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए आप सोचो केवल एक वैरायटी बना दी गई इस काम के लिए कि हमें, क्योंकि जो डिजायरेबल, मैंने आपको इसीलिए पहले बोला कि सबका डिजायरेबल अलग अलग होता है। आप सोच भी नहीं सकते लोगों की डिमांड क्या क्या होती है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को लेके। और जिसको क्लिक कर जाएगी, जब लगेगा कि ये डिमांड पूरी की जा सकती है बाय एग्रीकल्चर और एनी मींस, कोशिश की करते हैं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट की वो डिमांड पूरी की जा सके। तो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड है कि उन्हें नियरली ट्रांसपेरेंट आलू चाहिए जो एक आइडेंटिकल साइज का हो, एक ही मशीन में फिट हो जाए। छोटे बड़े आलू होंगे तो सब अलग अलग कटेंगे, इसलिए फिर ये वैरायटी डेवलप कर दी गई। सर उनको कर दीजिए। ब्रिटिशर्स ने बनाया था शिमला में, क्योंकि चिली एरिया का प्लांट है तो वहीं ग्रो कर। शिमला मिर्च यहीं से बनी हुई है, शिमला मिर्च पहले नहीं आती थी, ये इस इंस्टीट्यूट से बनी है। पहले ये पोटैटो पे काम करता था, बट आजकल ये सोलेनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, टोमेटो, पोटैटो, कैप्सिकम, चिली, अश्वगंधा, सोलेनेसी फैमिली आपने 11th में पढ़ी, बट नाम अभी भी वही है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI। बोलो, कुछ कह रहे थे आप? सर वो नेम दिख नहीं रहा सर नीचे का। दिस इज कुफरी सफेद पोटैटो, हो गया। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जगह नहीं है, आप देख लीजिए। टर्न कर दूं? सेकंड मेथड देखिए। यस सर। नहीं हुआ। हाँ, कोई इश्यू नहीं, तो फिर देखिए सेकंड है सर कुफरी के बाद क्या लिखा था? नोट नहीं कर पा रहे। सफेद, SAFED, व्हाइट नहीं है, वैरायटी का नाम जो नहीं सर, रजिस्टर्ड सेंट्रल है। पोटैटो इंस्टीट्यूट कुफरी। शिमला शिमला। शिमला लिखा है। सेकंड मेथड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता ही है कि जब आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करोगे, मतलब दो पैरेंट को जब आप सिलेक्ट करके उनके बीच में क्रॉस करेंगे तो उसे हाइब्रिड बन जाएंगे। बस हमें देखना ये कि हाइब्रिड में दोनों पैरेंट के कैरेक्टर आने चाहिए, तभी हाइब्रिड को सुपीरियर मानते हैं, है ना। एक वर्ड यूज होता है जो आप बेसिकली इसी चैप्टर में, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री पहले दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में आपको एक वर्ड मिलेगा दैट इज कॉल्ड हेटेरोसिस।
या सर ने पढ़ा दिया होगा एनिमल हस्बेंड्री, तो उसमें पढ़ाया होगा। हेटेरोसिस को हाइब्रिड वैगर कहते हैं। हाइब्रिड वैगर का मतलब होता है सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड टू बोथ ऑफ इट्स पेरेंट। जो हाइब्रिड है वो क्योंकि दो पेरेंट के कॉम्बिनेशन से बना, तो बाई कंसेप्ट तो यही होगा, बाई जेनेटिक्स तो यही होगा कि उसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, तो इसका मतलब वो दोनों पेरेंट से सुपीरियर होगा। अगर हाइब्रिड बनाने के बाद मान लीजिए आपने ए बी को क्रॉस करा के ए बी बना दिया और पता चला ए बी में कैरेक्टर किसी एक ही के आ रहे हैं, तो क्रॉस कराने से फायदा ही क्या, अलग अलग तो आ ही रहे थे कैरेक्टर। हमें तो दोनों के कैरेक्टर एक जगह पे चाहिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगर आप एक ही स्पीशीज के मेंबर में करेंगे तब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एक स्पीशीज के मेंबर तो क्रॉस कर ही सकते हैं, नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं। बट अगर आप डिफरेंट स्पीशीज के करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये हाइब्रिड आपके काम का है या नहीं है। क्योंकि एक स्पीशीज के जैसे टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस किया, दोनों ही पाइजम थे, तो F1 हाइब्रिड फर्टाइल बन गए, आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लिखा था। बट अगर मैं कहूँ कि ए अलग है बी अलग है, मैं वीट का क्रॉस एक ग्रास से कराता हूँ राई, दोनों का जीनस भी अलग है, दोनों की स्पीशीज भी अलग है, अब क्या होगा? तो अब जो F1 हाइब्रिड बनेगा वो फर्टाइल नहीं बनेगा, वो स्टेराइल बनेगा। फिर हम उसे फर्टाइल कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सक्सेस रेट वेरिएबल हो जाएगा। और होता ये कि लगभग 100 से 1000 एक्सपेरिमेंट करोगे तो शायद कोई एक एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा, वरना सब जगह पे हाइब्रिड बेकार हो जाएंगे। क्योंकि अगर हाइब्रिड बन गया और वो फर्टाइल नहीं है तो फिर करेक्टर आगे ट्रांसफर कैसे होगा, है ना? सेल्फिंग कैसे कराओगे? सेल्फिंग की F1 से करा के तो सेल्फिंग पढ़ा है आपने। तो इट मीन्स कि हमें F1 हाइब्रिड फर्टाइल चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दैट इज कॉल्ड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। इसको पूरा कर लीजिए। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू सिलेक्टेड पेरेंट्स। और कैसे करते हैं वो मेंडल के टाइम पे आपने पढ़ा था, बाई इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ये दोनों वर्ड भी आपको पहले पढ़ाए गए होंगे। तो जब आप सर सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ होता है? सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, सेल्फ तो अपने आप हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। दैट इज टेक्निकली वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियली होगा। नेचर में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। टू प्रोड्यूस रिजल्ट क्या है इसका? जब आप क्रॉस करेंगे तो यहां से हाइब्रिड्स बनेंगे ऑफ जेनेटिकली कंबाइंड। दोनों के करेक्टर आने चाहिए, और वो करेक्टर जो हम चाहते हैं, डिजायरेबल करेक्टर्स ऑफ बोथ द प्लांट। बोथ द प्लांट्स का मतलब है पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स के वो करेक्टर जो हम चाहते हैं वो आने चाहिए इन वन हाइब्रिड। मान लीजिए एक प्लांट ऐसा है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, और एक प्लांट ऐसा है जिसके अंदर मिनरल कंटेंट ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा हाइब्रिड बने जिसमें प्रोटीन और मिनरल दोनों ज्यादा हो जाएं। ये इसका मतलब है। और हम चाहते हैं हो जाएगा, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अगेंस्ट नेचर है, और नेचर इसको यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या नेचुरल सिलेक्शन वर्क नहीं करेगा। और अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर नई स्पीशीज नहीं बन सकती, मतलब करेक्टर आगे ट्रांसफर नहीं होगा। हमारी पहली रिक्वायरमेंट यही थी कि पर्पसफुल जेनेटिक मैनिपुलेशन, सो दैट करेक्टर ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए ये हम करना तो चाहते हैं, लेकिन ये रेयर है। हाँ, अगर आपने एक ही स्पीशीज के बीच में किया जैसे मेंडल ने किया था तो आसान है। यहाँ पे अगर आप एक स्पीशीज है तो क्या लिखा जाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो सक्सेसफुल होता है, इसका सक्सेस रेट ज्यादा है। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या है? विद इन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, स्पेसिफिक फॉर स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं, तो जैसे मेंडल ने किया था। इसीलिए मेंडल के जो सारे हाइब्रिड थे वो फर्टाइल बने थे और फिर सेल्फिंग में उन्हें लेके गए। बट अगर आप इंटर स्पेसिफिक करेंगे इन बिटवीन स्पीशीज, या
इंटरजेनेरिक करेंगे इन बिटवीन टू जीनस, टू जेनरा, तो फिर इसका सक्सेस रेट वेरिएबल है। कितना आएगा वो कुछ नहीं कहा जा सकता, जब करोगे तभी पता चलेगा। आप आज मुझसे पूछे तो नहीं पता चल सकता, ये प्लांट टू प्लांट वेरिएबल होगा। बट फिर भी आपकी बुक में लिखा है कि ये रेट कितना आएगा, दिस इज 1:100 to 1000। ये 1 वो है जो सक्सेसफुल हाइब्रिड है, मतलब 100 से 1000 में से कोई एक ऐसा होगा जिसमें आप जब दो जीनस या दो स्पीशीज के बीच में क्रॉस कराएंगे तो बनने वाले हाइब्रिड के अंदर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे, एक ही हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर आएंगे। इस बात के चांसेस आप देखोगे तो बहुत रेयर है। ये एग्जाम्पल जो आपको इसमें याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन में, अगेन वीट का एग्जाम्पल है। वीट सर इसकी भी सर कोई गारंटी थोड़ी है सर कि प्रोजेनी भी बनेगी इंट्रा स्पीसीज में? हाइब्रिड तो बन ही जाएगा जब आप ऑलरेडी। हाइब्रिडेशन कैसे किया जाएगा? इमेस्कुलेशन का मतलब क्या पढ़ाया था कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में से आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग किया, उसके बाद डिजायर्ड पॉलन को लैंड कराया और बैक कर दिया। तो जब आप ये सब करोगे तो आपको पता ही है कि सीड फर्टिलाइजेशन तो हो गई, तो सीड बनेगा ही बनेगा। सीड को अगले साल लगाओगे, बस लगेगा तो जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन इसके बाद अगले साल करेगा या नहीं करेगा वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सीड एक बार तो बन जाएगा, बाद में सीड से सीड कितनी बार बनेंगे दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। वो सक्सेस रेट वेरिएबल। व्हीट वैरायटी है दैट इज नेम इज C306, और एक राइस की वैरायटी है जिसका नाम है IR36। IR36 ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। राइस वैरायटी जो डेवलप की गई बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज IR36। सर ये कोड है इनके? होते हैं, मेरी मतलब जब भी कोई प्लांट ब्रीडर नाम रखता है तो वो अपनी मर्जी होती है, उसका पेटेंट होता है, वो जो चाहे नाम रख दे। फिलहाल IR का मतलब है इंटरनेशनल राइस, पर ये जरूरी नहीं है। जैसे आगे आप पढ़ोगे राइस में वैरायटी है जगन्नाथ, तो जो ब्रीडर था, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था प्रोजेक्ट का, वो क्योंकि चेन्नई से बिलोंग करता था, उन्होंने भगवान जगन्नाथ के नाम पे वैरायटी का नाम जगन्नाथ रख दिया, है ना। तो सबके अलग अलग है। मान लिया IRI ने कोई काम किया तो अधिकतर वैरायटी के नाम के आगे लिखा है पूसा, पूसा गौरव, पूसा। आगे आप पढ़ोगे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। वैरायटी का नाम कोई भी पर्सन अपने, उसका कॉपीराइट होता है, इतनी मेहनत कर रहा है तो नाम अपने हिसाब से तो रख ही सकता है। और कई बार इंस्टीट्यूट के लिए, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं कहूँ कि मेरा सिलेक्शन है तो नहीं, एक्चुअली कैल्विन का सिलेक्शन होगा, बिकॉज मुझे पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कैल्विन ने प्रोवाइड की, तो फिर कैल्विन के नाम से आएगा। लाइक जैसे पूसा मैंने बताया, पूसा IRI का हेड ऑफिस है पूसा न्यू दिल्ली में, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द वैरायटी पूसा गौरव है, पूसा सदाबहार है, तो इस तरीके से नाम रख दिए। थर्ड मेथड जो आएगा वो म्यूटेशन, अगली क्लास में कर लेंगे, म्यूटेशन और पॉलीपोलाइडी। उसके बाद आपको वो 4 एंगल सीधे सीधे एग्जाम्पल पढ़ने, यील्ड के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, क्वालिटी के लिए, और इंसेक्ट और पेस्ट के रेजिस्टेंस के लिए। प्लांट ब्रीडिंग ही बड़ा है, प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो ये सिंगल सेल प्रोटीन वो तो एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक इतना पढ़ लीजिएगा। सर आपने राइस का एग्जांपल क्या दिया है? किसका? राइस का IR36। राइस का पूछ रहे हो ना आप? IR36 से। जिया ने बोला ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी बात है कि आपको एग्रीकल्चर अच्छा लग रहा है। सर एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो, मोस्ट वेलकम, बताओ। सर लेकिन 11th क्लास का था। हाँ 11th क्लास का है। 11th का है, बताओ, देखो कितना बता सकता हूँ, बोलो। सर वो जो फोटोसिंथेसिस में ये कहा गया है कि जो सर ATP बनता है ADP और फॉस्फेट से, सर उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन के लिए बस मूव करना जरूरी है और उसका इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है पूरा।
एक बार फिर से बोलोगे धीरे धीरे। आप फोटोसिंथेसिस में यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें शायद यस आपका सर। क्वेश्चन ये है कि एटीपी जब बनेगा फ्रॉम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना? यस सर। तो क्या करना पड़ेगा अब बताओ, इसके अलावा क्या बोला आपने इलेक्ट्रॉन को? सर जैसे कि मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे NADP और H प्लस बनता है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है पूरा। हम्म हम्म लेकिन जब ATP और फॉस्फेट मिलके जब ATP बनाएगा तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होगा, बस इलेक्ट्रॉन मूव करने से एनर्जी रिलीज हो रही है, बस वही चाहिए। नहीं, वो एक नहीं है एक्चुअली, एक वर्ड नहीं आएगा, है ना? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जहाँ पे आप केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं। आई डोंट नो आपने कैसे पढ़ा हुआ है, बट आपको ये समझना है वहां पे हम जहां जहां पे ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लाइक दिस एनसीईआरटी में जहां भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन दो टॉपिक के लिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन की केमी ऑस्मोटिक और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की केमी ऑस्मोटिक, दोनों ही जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की जाती है, बेसिकली उसका मतलब होता है इक्विवेलेंट टू एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट एनर्जी, एक प्रोटॉन का मतलब है एक प्रोटॉन की इक्विवेलेंट एनर्जी। अब हमारे लिए या उस टॉपिक में प्रोटॉन का मतलब एक्चुअली H पॉजिटिव दिया हुआ है, तो क्योंकि H पॉजिटिव में केमिस्ट्री के हिसाब से एक ही प्रोटॉन आएगा, लेकिन अदरवाइज आप बिना H के भी प्रोटॉन केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, जरूरी तो नहीं है कि H के साथ ही प्रोटॉन पढ़ा जाए। बट जिस टॉपिक के लिए आप पढ़ रहे हैं मीन्स बायो में, वहां पे वन प्रोटॉन इक्वल टू वन H पॉजिटिव, तो इसलिए हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमें एक चाहिए, बट एक्चुअली वो एक नहीं है, एक की इक्विवेलेंट एनर्जी है। अगर आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ETS को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां लिखा है एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो इसलिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो एक नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन ये था कि एक चाहिए, तो एक जैसा कुछ नहीं है। ये एक एनर्जी कैलकुलेशन थी, लाइक कि हजारों प्रोटॉन्स बन गए और हमने डिवाइड करके बोला कि 1000 को 1000 से डिवाइड किया तो एक आंसर आ गया, बट एक्चुअली सेल में ऐसा होता नहीं है। सेल के अंदर मिलियंस ऑफ एटीपी एट ए टाइम बनते रहते हैं। तो क्योंकि जो पीटर माइकल ने नोटिस किया था वो एनर्जी का ग्रेडियंट था। ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस, कि अगर यहाँ पे मान लीजिए एक्स एनर्जी है तो यहाँ पे x+1 है, तो ये बोल दिया गया कि एटीपी बनाने के लिए +1 इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअली वो आपने जो पढ़ा है वो डिफरेंस पढ़ा है दोनों तरफ का, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ डिफरेंस कितना आता है वो। उसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ एक है और यहाँ दो है, उसका मतलब ये था कि यहाँ पे जितने भी हैं और यहाँ पे जितने भी हैं उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एक प्रोटॉन की इक्विवेलेंट एनर्जी के बराबर है। ऐसे करके बात को समझाया गया। इसको नंबर से मत लीजिएगा वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे, अगर कोई ढंग का क्वेश्चन फंस गया तो गलत हो जाएगा। सर हाँ। जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होता है हम्म तो सर उसमें इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी से ATP बनती है ना बस? हाँ, वो एनर्जी चाहिए बेसिकली, यस। बस ये पूछ रहा था सर। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Excuse me, sir. हाँ बोलो।